नमस्ते। सेशन शुरू कर लें। शुक्रिया। वो कल जो हम दो विधि की बात कर रहे थे ना, एक समाधि संयम विधि और अनुसंधान अध्ययन विधि, वहाँ पर जो लाइन लिखा था वहाँ से, और पहले भी मेरा क्वेश्चन था, मैंने इससे पहले किसी और शास्त्र को कभी नहीं पढ़ा, खाली जो सुनने में आता है बस वो उतना ही पता है, उससे ज्यादा पता नहीं है। पर मेरा एक ध्यान ऐसा जा रहा था कि चित्त शुद्धि शब्द सुना है, उसका मीनिंग बहुत ज्यादा नहीं पता है। उसका मीनिंग मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारा भाव शुद्ध हो जाए, सबके साथ अपनापन का भाव हो, पराया वाला भाव नहीं हो, इतना उसको मतलब मोटा मोटा मैं समझती हूँ। तो क्वेश्चन मेरा ये हो रहा है कि चित्त शुद्धि हुए बिना, मतलब मेरा भाव ठीक हुए बिना उससे आगे वाला काम है वो हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो इन दोनों विधियों में प्रोसेस भी मेरे को सेम लग रहा है कि उसमें भी साधना संयम में भी क्या कर, समाधि करने से पहले भी चित्त शुद्धि चाहिए। वो भाव अगर शुद्ध नहीं है तो वहां नहीं पहुंच सकेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। किया भी या कुछ नहीं, पता नहीं है कुछ और ये वाला विधि में भी मुझे सेम लगता है। हम बोल रहे हैं कि व्यवस्था का बोध हो, इसका अनुभव, अस्तित्व का अनुभव, वो सिर्फ शब्द है। जब तक भाव शुद्ध नहीं होता तब तक वो होता नहीं है। तो मुझे ये दोनों सेम लगता है। अब उसमें आप थोड़ा वो बता दीजिए कि कहाँ पर वो है। मैं कोई भी उत्तर देने के पहले दो बात बताऊंगा। एक, ये प्रश्न अभ्यास की दृष्टि से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उसको भी, आपने पूछा है तो, लेकिन मैं पहले बता दूं कि अभ्यास की दृष्टि से इस प्रश्न का कोई बहुत महत्व नहीं है। इसलिए उत्तर आप पकड़ पाएँ चाहे ना पकड़ पाएँ, कुछ पता हो नहीं पता हो, हम बहुत इसके डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आपने पूछा है तो हम बहुत ब्रीफली 5 मिनट का समय लेकर के ना हम बता देते कि दोनों विधियों में क्या अंतर हमको अनुमान बनता है। और मैं पहले बता दूं कि जो भी मैं बोलता हूं वो अनुमान है मेरा, ना तो जो दीदी ने कहा, ना तो मैंने समाधि संयम किया है, और ना मैं कोई अध्ययन विधि से पूर्णता तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो अनुमान बनता है वो अनुमान को आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। समाधि संयम विधि में समाधि पहले है, उसके बाद संयम है। तो समाधि जो है वो प्री रिक्विजिट है संयम का, ठीक। समाधि होने के लिए जिसको चित्त शुद्धि कह रहे हैं ना, उसको ठीक से देखेंगे तो उसका मतलब है अंतःकरण की शुद्धि, जीवन की शुद्धि। जीवन में जो अंतर्विरोध चलता रहता है, क्रियाओं में जो अनावश्यक चलता रहता है, अमानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप चलते रहते हैं, उनसे मुक्ति, ठीक है। तो जीवन में अमानवीयतापूर्ण जो सारा क्रियाकलाप चलता रहता है उससे मुक्ति ज़रूरी है समाधि के लिए। उसको अंतःकरण की शुद्धि या चित्त शुद्धि कहते हैं। चित्त शुद्धि परंपरागत शब्द है, जहाँ चित्त का प्रयोग पूरे अंतःकरण के लिए किया गया है, ठीक है। तो समाधि का प्रीरिक्विजिट तो निश्चित रूप से है अंतःकरण की शुद्धि। इसीलिए समाधि के फल के रूप में देखेंगे तो शुभ कामनाएं स्थिर हो जाती है, ठीक है। शुभ कामना स्थिर हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि दोनों प्रक्रिया में अंतर क्या है। समाधि की प्रक्रिया में मूल कोशिश है चित्त को शुद्ध करके, यानी अमानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप से दूर रहते हुए एकाग्रता के लिए प्रयास। अमानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप से दूर रहते हुए एकाग्रता के लिए प्रयास, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अमानवीयतापूर्ण अध्ययन विधि में अमानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप से दूर रहने को मुद्दा बनाने के बदले मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप का स्वरूप क्या है और क्यों वो अस्तित्व सहज व्यवस्था में भागीदारी है, इसको समझ करके उसको जीने का अभ्यास कर रहे हैं। तो मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप को जीने का अभ्यास करना यहाँ मुख्य मुद्दा है, न कि अमानवीयता से दूर रहना यहाँ मुख्य मुद्दा है। तो हम आपको गाली नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, इतना पर्याप्त है अमानवीयता से दूर होने की दृष्टि से। लेकिन मानवीयता के अभ्यास के लिए ये पर्याप्त नहीं है। मानवीयता के अभ्यास के लिए तो ये चाहिए कि स्नेह के साथ हम अपने दायित्व और कर्तव्य का आपके लिए निर्वाह करेंगे,
ये अंतर पकड़ में आता है कि एक जगह मुद्दा ये है कि हम आपका हिंसा नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपका कोई सामान चोरी नहीं कर लेंगे। चोरी नहीं कर लेना एक बात है, उदारता पूर्वक अपने मन तन धन का नियोजन अगले की जागृति के लिए करना दूसरी बात है। ये समझ में आता है? हम आपके घर से कुछ उठा के नहीं लेंगे, ये एक बात है। हम अपने मन तन धन को आपकी जागृति या सहयोग के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा प्रसन्नता से उपलब्ध कराएंगे, ये दूसरी बात है। तो मध्यस्थ दर्शन का जो सारा अध्ययन अभ्यास टिका हुआ है वो इस दूसरे छोर पर टिका हुआ है कि मानवीयता पूर्ण क्रियाकलाप को हम अभ्यास पूर्वक प्रयास पूर्वक सुनिश्चित करते हैं। उसको करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? उसका उत्तर यह है कि अस्तित्व का, प्रकृति का, मानव का, मानवीय आचरण का, सच्चाई के स्वरूप का विवरण जो हमको दर्शन में मिलता है, उसको जितना जितना हम पढ़ते हैं, उसको जितना जितना हम अपने में निरीक्षण करके भास आभास पूर्वक देख पाते हैं, उससे जुड़े हुए जितने तर्क हमारे अंदर उठते हैं, उन तर्कों की जो संतुष्टि हमारे में हो पाती है, वो हमारा आधार बनता है इस मानवीय आचरण को उत्साहपूर्वक करने का। तो ये जो मानवीयता पूर्ण आचरण को उत्साहपूर्वक करने की बात है, ये डिफरेंस है दोनों जगह से देखिएगा तो। ऐसे ही वहाँ पर अमानवीयता पूर्ण क्रियाकलाप से दूर रहते हुए एकाग्रता का जब अभ्यास कर रहे हैं, तो वहाँ अस्तित्व के, प्रकृति के, मानव के किसी निश्चित ब्लूप्रिंट की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सिर्फ आपको प्रक्रिया क्या करनी है एकाग्रता के लिए, उसको ठीक से पकड़ के उसमें निष्ठापूर्वक लगने की जरूरत पड़ती है। यहाँ क्या है कि अस्तित्व का, प्रकृति का, मानव का अगर क्लियर कट ब्लूप्रिंट नहीं है आपके पास, तो आपको मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने की निष्ठा ही नहीं बनेगी। आप रोज़ यही सवाल पूछोगे कि बगल वाला तो गुस्सा करता है, हम काहे नहीं करें। आप रोज़ यही कहोगे कि भाई अगला तो खून पिए जा रहा है, हम कब तक ये सहते रहेंगे। ये सारे जो तर्क हमारे अंदर उठते हैं ना, अस्तित्व का एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट मिलने से और वास्तविकता का भास आभास पूर्वक ऑब्जर्वेशन करने से ये तर्क धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ जो हम अब कर रहे हैं वो बेसिकली मानवीयता पूर्वक जीने का अभ्यास कर रहे हैं। तो स्नेह का अभ्यास जब हम करने जाते हैं तो हिंसा नहीं करना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है। उदारता का जब हम अभ्यास करने जाते हैं तो चोरी नहीं करना तो हो ही जाता है कि नहीं होता है। ऐसे ही अपने समझे हुए बात को दूसरे को समझने में हम सहयोग करने जाते हैं, ईमानदारी पूर्वक जीने जाते हैं, तो सत्य बोलने का काम हो ही जाता है। ठीक है। सुविधा का सदुपयोग हम करने जाते हैं, भोग प्रवृत्ति से मुक्ति मिल ही जाती है। ये समझ में आता है? तो अलग से भोग हमको छोड़ना है, ये अभ्यास हम यहाँ नहीं करते हैं। सदुपयोग हमको करना है, सदुपयोग को ठीक से समझना है और उसको निष्ठापूर्वक हमको अभ्यास करके साधना है, ये हम यहाँ करते हैं। और उससे भोग प्रवृत्ति से मुक्ति स्वाभाविक होनी है। तो इस प्रक्रिया में हम ये दोनों काम कर रहे हैं, मानवीयता पूर्वक जीने का भी अभ्यास कर रहे हैं, और वो प्रक्रिया ही ऐसी है कि स्वाभाविक रूप से अंतःकरण की शुद्धि का या अमानवीयतापूर्ण क्रियाकलापों से मुक्ति का काम भी कर ही रही है। एक ही तो अंतःकरण है जी, उसको हमने सार्थकता में लगा दिया तो निरर्थकता तो छूट ही जाएगी। उस ऊर्जा के प्रवाह को हमने इस डायरेक्शन में मोड़ दिया तो जो दूसरे डायरेक्शन में बह रहा था वो बहना तो बंद हो ही जाएगा ना, कि नहीं।
तो ये डिफरेंस है। अगर आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है, जी, एक जगह अमानवीयता से मुक्ति प्रधान मुद्दा है और उसके साथ एकाग्रता का अभ्यास, जबकि दूसरी जगह मानवीयता पूर्ण क्रियाकलाप का निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अभ्यास मुख्य मुद्दा है। और मानवीयता पूर्ण आचरण को करने के लिए जो अस्तित्व, प्रकृति, मानव, मानवीय आचरण का विवरण चाहिए, उस विवरण की तर्कसंगत स्वीकृति और उसका आभास पूर्वक निरीक्षण, ये इसका प्रीरिक्विजिट है कि ये नहीं होगा तो ये प्रक्रिया चलेगी ही नहीं। आदमी उलझ जाएगा एक जगह, वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो वहाँ फंसा रहेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा वहाँ से। जी, आज सुबह सुबह मैं बाहर से सेशन को सुन रहा था, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में जो अभिषेक शायद उसको सुबह वो कर रहे थे, तो उसमें मैं सुन रहा था, शुरू में जो है समाधि संयम विधि और अध्ययन विधि के बारे में कुछ बातें कही हुई थी, ठीक है। और ये बात कह रहे थे कि अध्ययन पूर्वक सर्व मानव में बोध होने की संभावना ज़्यादा सहजता से दिखाई देती है, ठीक है। वही मुद्दा है जिसके कारण हम लोग इस अध्ययन अभ्यास विधि की बात कर रहे हैं। और जब अध्ययन कहते हैं तो अभ्यास उसमें समाहित ही रहता है। ये आपको आगे के पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते पता चल गया होगा, पता चल गया होगा। दर्शन में देखे पढ़े तो हम जो भी हमारी जो प्रवृत्ति है पहले दर्शन से पहले की, उसको समीक्षा के रूप में रखा है। उसका विरोध नहीं किया गया बहुत उससे, लेकिन उसको समीक्षा के रूप में रखा है कि ऐसे ऐसे करना, ऐसा नहीं करना और ऐसा करना, इस रूप में दिखाई देता है। बंधन, समीक्षा का स्लाइड नंबर देखना क्या है? एक हेडिंग होगा समीक्षा, शुरू में ही होना चाहिए। सारी समीक्षाओं को देखेंगे, समीक्षा की बात है तो कर देता हूँ। सारी समीक्षाओं को देखेंगे ना, वो टॉपिक तो मैंने क्लोज कर लिया, मैंने 5 मिनट कहा था, ऑलरेडी 11 मिनट हो गए हैं, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। समीक्षा को देखेंगे ना तो समीक्षा प्रधानता से स्वयं के सुधार के संदर्भ में, और जैसा हमको समझ में आता है मैं वही बात कहूँगा। 17 किसी भी समीक्षा को जब हम करने जाते हैं ना, और एक साधक की दृष्टि से मैं इस बात को कर रहा हूँ, एक सिद्ध की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ। सिद्ध का मतलब है जिसकी यात्रा पूरी हो गई हो, जो मंजिल पर पहुँच गया हो। जो व्यक्ति मंजिल पर पहुँच गया हो ना, उसके लिए एक ही काम बच जाता है, दूसरों को सहयोग करने का, कि नहीं? जो मंजिल पर नहीं पहुँचा है ना, उसके लिए दोनों काम है, खुद चलना भी है और दूसरे का सहयोग भी करना है। जब आप दूसरे को, बाबा जी जैसे व्यक्तियों को देखेंगे ना, तो जब साधना पूरी हो गई, एक जगह पे वो पहुंच गए जिसको ब्रह्मानुभूत होना कहते, दिव्य मानवीयता कहते, अब दूसरों को सहयोग करने की ही बात है। दूसरों को जब सहयोग करना होता है तो उसकी जो पिछले 2 दिनों से बात हो रही, उसकी कमियों को पहचान पाना, उसको कैसे ठीक कर सकता है, उसके उपाय बता पाना, ये मुख्य मुद्दा बन जाता है। लेकिन जब तक हम एक साधक की जगह पर हैं, अध्ययन करने वाले की जगह पर हैं, उस यात्रा में हैं, तब तक हमारे लिए मुख्य मुद्दा अपनी कमियों को पहचान करके उसको ठीक करने का है, कि नहीं? कर्म दर्शन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, परगुण गणना के अभ्यास से स्वदुर्गुणों का नाश होता है। अभ्यास लिखा है, परगुण गणना का अभ्यास, क्योंकि पता है कि आदत नहीं है उसका। बाकी सारा लाइन से देखेंगे ना तो अभ्यास नहीं दिखेगा उसमें। इस वाले में अभ्यास को लिखा है, ठीक है। आदत नहीं है, हमारा आदत नहीं है। तो ये जो दूसरे को सहयोग करना हो ना, उस समय तो उसका कौन सा वाला भाग ठीक नहीं है उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है। बट परस्परता में साथ जीने के लिए और अपने सुधार की दृष्टि से तो गुणगणना करने की ज़रूरत है।
आप में जितना गुण गणना को हम कर पाते हैं, गुणों को देख पाते हैं, उतना अपने दुर्गुणों का नाश होता है। उल्टा भी उतना ही सत्य होगा ना, कि जितना अवगुणों को देखने का काम करेंगे उतना अपने अंदर अवगुणों की पुष्टि होगी, अगर साधक की जगह से देखेंगे तो सारी समीक्षा किसी दूसरे को कम बताने के अर्थ में नहीं है। बहुत बार हम समीक्षा का प्रयोग अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कर लेते हैं, जहां दूसरे को कम बताने के लिए हम इन सारी चीज़ों को हथियार की तरह प्रयोग कर लेते हैं, और हमारा अहंकार उस प्रक्रिया में पुष्ट होता रहता है, पुष्ट होता रहता है। तो समीक्षा का मूल उद्देश्य तो ये है साधना की दृष्टि से कि आदर्शवाद या भौतिकवाद का जो जो बीज किसी न किसी रूप में हमारे अंदर बना हुआ है उसको पहचान करके हम उससे मुक्ति को पा सकें। और बीज है कि नहीं उसको पूछेंगे तो हमारे हिंदी में एक कहावत कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना जाए, एक लीक काजल का लग ही जाता है। तो जिस युग में हम जी रहे हैं ना, कितना भी हम अपने को ठीक रख के चलने का कोशिश किए हों, किसी न किसी लेवल में आदर्शवाद, किसी न किसी लेवल में भौतिकवाद हम सबके घुसा हुआ ही है जी। हम अछूते नहीं हैं उससे, कम से कम मैं तो अपने में बहुत अच्छे से दोनों के बीज देख पाता हूँ, दोनों के बीज देख पाता हूँ। बेसिकली भौतिकवाद की मूल प्रवृत्ति है भोग और संग्रह, ठीक है, भोग और संग्रह। आदर्शवाद की मूल प्रवृत्ति है रहस्य, आस्था, बिना जाने मानना, ठीक है। तो ये सब के रूट्स को देखेंगे तो अपने अंदर अलग अलग तरह से दिखाई देगा, दिखाई देगा किसी न किसी फॉर्म में, ठीक। तो उसको मैं बहुत विस्तार नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात पर ध्यान दिला देता हूँ कि समीक्षा प्रधानतः स्वयं के सुधार के अर्थ में, एक साधक की जगह से, एक सिद्ध की जगह से देखेंगे तब तो सिर्फ दूसरे का सहयोग मुद्दा है, तो वहाँ जो भी उसका कमी वाला भाग है उसको देख के बता देंगे ऐसे ऐसे चलो। लेकिन दूसरे को ध्यानाकर्षण करना हो तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक सिद्ध में क्या क्या गुण होते हैं, यानी एक वहाँ तक पहुँचे व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण वह इतनी आसानी से इसको कर पाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि दूसरे को ध्यानाकर्षण करना हो तो हमारे अंदर विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव की स्थिरता चाहिए अगले के लिए। हम सबसे पूछते हैं कि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या चाहते हैं? आपको मारा जाए, पीटा जाए, डांटा जाए, तुम नालायक हो, 20 साल में भी तुमको इतना नहीं आता है, बगल वाले 5 साल में कर लेते हैं, ठीक है, ये सुनाया जाए, या स्नेह के साथ ठीक होने में सहयोग किया जाए? उत्तर साफ है। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह की स्थिरता के साथ ही दूसरे की समीक्षा का कोई मतलब है। तो अपने अंदर 100 बार अगर दूसरे की समीक्षा कर रहे हो ना, 100 बार पलट के इस बात को देख लेना चाहिए कि विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव स्थिर है कि नहीं। और थोड़ा ठीक से कहें, अगर लगता हो स्थिर है ना, तो जांच परख करके देख लेना चाहिए कि दूसरे तक वो पहुंच भी रहा है कि नहीं, ठीक है। वो भी तो देखना पड़ेगा ना जी। हम तो खूब कहें मैं आपके लिए स्नेह करता हूँ, आपको नहीं महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है हम गला दबा रहे हैं, तो काहे का स्नेह जी? समीक्षा करते ही अविश्वास के साथ वो तो पलट के देखना ही पड़ेगा अपने को। और मैं किसी दूसरे के लिए उत्तर नहीं दे रहा, मैं तो अपने लिए देता हूँ जी। हम अपने लिए बार बार ये पलट के देखने का कोशिश करते हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और ये हमारे अंदर स्थिर है कि नहीं। दूसरा, अगले की हमसे सुनने समझने की स्वीकृति है कि नहीं, ये भी एक मूलभूत मुद्दा होता है समीक्षा करने के पहले। स्वीकृति है अगले की हमारे प्रति, हम आराम से कर सकते हैं।
मैं सेशन के शुरू में भी ये बात को कह रहा था कि मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जगह हमको दे दीजिए कि अगर कहीं हमको उस तरह से समीक्षात्मक ध्यानाकर्षण कराना हो तो आप अन्यथा नहीं लेंगे। वो जगह आप देंगे तो हम कर पाते, वो जगह आप नहीं देंगे, हमको किसी भी जगह जवाब देते हुए दिखेगा ना कि जगह नहीं दे रहे, हम अपना पैर पीछे करेंगे जी। ठीक है, हमको किसी भी जगह अगर लगेगा कि जवाब देते हुए वो जगह नहीं मिल रहा हमको, हम पैर पीछे करेंगे जी। क्योंकि अगले की अगर हमसे सुनने समझने की स्वीकृति नहीं है तो झगड़े में बदलने वाला है अभी, वो झगड़े में बदलने वाला है। फिर मैं आपका कमी, आप इसको ऐसे देखते हैं कि मैं आपकी कमी बता करके आपको कम सिद्ध कर रहा हूँ, तो आप एक नई लिस्ट लेकर के आ जाते हैं कि अभी बताता हूँ तुमको। एनवीसी में हम उस पर बात करेंगे कि हम सुनते हैं किसी को तो हम रिएक्शन में क्या करते हैं। एक तीसरी बात कह रहे हैं, समीक्षा करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा खुद का जीना ठीक हो। नहीं, आप खुद ही देखो ना, मेरा जीना ठीक नहीं हो और मैं आपकी समीक्षा करने जाऊं, ये आपको स्वीकार होगा? तो अगले को कैसे स्वीकार होगा? तो ये प्रीरिक्विजिट है जिसको कोई दिव्य मानव अपने में बहुत सहजता से सुनिश्चित किए हुए है। उसका भाव स्थिर है, उसका जीना ठीक है, और उस दोनों के प्रभाव से हम सुनने समझने के लिए जाते हैं। कोई हमारे एक प्रबोधक एक बार सुना रहे थे कि मतलब वो कोई गया होगा बाबा जी के पास, कुछ देर तक बात किया होगा, ठीक है, और उसमें किसी जगह पर वो पहली बार मिलने गए होंगे तो कुछ बातें बाबा जी ने उसको थोड़ी जोर की आवाज़ में कह दिया। तो हम जो मिलाने ले गए थे उनको, वो बेचारे चिंतित हो रहे थे कि पता नहीं नाराज़ हो गया आदमी की क्या किया। बाहर निकल के उसको बोले कि भाई देखो हमारे गुरु जी का ये शैली है, तुमको ठीक तो नहीं लगा? उसने कहा हम तो मानते हैं महापुरुषों के पास गए हैं तो ये आशीर्वाद है। तो अगर इस प्रवृत्ति से कोई जा ही रहा है तो आराम से सुन पाएगा ना जी, ठीक है। लेकिन हमको कोई वो जगह नहीं दिया है और फिर हम वैसा बोलना शुरू करेंगे, झगड़ा शुरू हो जाएगा जी हमारा आपका। तो दिव्य मानवीयता की जगह पर ये भाव भी स्थिर रहता है, जीना भी ठीक रहता है, और इस दोनों के कारण अगला वो जगह भी दिए रहता है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे ना तो कुछ लोगों को आप जगह दे पाते हैं कुछ ध्यान दिलाने के लिए, ज़्यादातर लोगों को बंद करके रखते हैं। तुम बताओगे हमको? देखिए जो सेकंड कंडीशन है वो एवरी टाइम एवरी पर्सन को अप्लाई होगी, दिव्य मानव को भी रेफरेंस पर रखे। तो जहाँ नहीं भी होगी ना वहाँ वो भी समीक्षा करेंगे तो अगला पॉजिटिवली नहीं लेगा। जहाँ वो कंडीशन नहीं पूरा होगा वहाँ वो भी समीक्षा करेंगे तो अगला सकारात्मक लेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। सॉरी, अगला सकारात्मक लेगा उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या कम है? अगर अगले की स्वीकृति नहीं है हमसे सुनने समझने की, तो अब मैं समीक्षा करने जाता हूँ तो उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति तो बहुत कम संभावना दिखाई देती है कि वो उसको ठीक लेगा। मेरा सवाल ये था कि ये 3 कंडीशंस हैं दिव्य मानव के साथ लागू होती हैं, पर जो सेकंड वाला है कुछ जगह पर मुझे दिखता है कि वो लागू नहीं होती। जैसे क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने पूरा बाबा जी भी कई लोगों के पास गए अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वहाँ उनको सुनने समझने की स्वीकृति नहीं थी। नहीं, ये अगले की हमसे सुनने समझने की स्वीकृति का तो मतलब यह है कि सामान्य मानव में दिव्य मानव के लिए स्वीकृति होता है, ये बात को हम कह रहे हैं। दिव्य मानव का स्वीकृति सब में होता है, ये हम अभी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसकी भी हमसे सुनने समझने की स्वीकृति होती है उसको हम सहजता से बता सकते हैं, ठीक है। तो एक ठीक जीते हुए व्यक्ति की स्वीकृति सामान्य रूप से दूसरों में बन पाती है।
जहाँ बनेगी वहीं वो बता पाएंगे ठीक से, जहाँ नहीं बनेगी वहाँ वैसा ही है। वो कबीर का पुराना हुआ है ना कि नदी के बीच में रहते हुए भी जो है प्यासा रह जाए तो क्या किया जा सकता है जी। खैर दीदी कह रही हैं ज़्यादा बेइज्जती हो गई तो हम आगे बढ़ जाते हैं। दो बातें इसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। जाने अनजाने अगर हम अपने से श्रेष्ठ लोगों की समीक्षा प्रारंभ कर देते हैं ना दर्शन की सूचना के आधार पर, तो वो अपनी जागृति के लिए बाधा है, वो जीने का डिज़ाइन नहीं है। दर्शन से तो जीने की पूरी सूचना मिल जाती है कि दिव्य मानव का जीना कैसा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मानवीयता और देव मानवीयता में जी रहा होगा ना, हम उसकी भी कमी बता देंगे कि तुम्हारा क्या ठीक नहीं है, क्योंकि पैमाना तो हमने ले आया है जी सबसे ऊपर वाला। तो तुम्हारे जीने में कहाँ अभाव है या क्या पूरा नहीं पड़ रहा है वो बताया जा सकता है। लेकिन अगर अमानवीयता में खड़े रह के वो काम करने जाएंगे, ठीक है, तो वो अपनी जागृति में बाधा होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जीने के लिए अपने से श्रेष्ठ के संदर्भ में कृतज्ञता का भाव है, गौरव का भाव है, सम्मान का भाव है। ऐसा आप पढ़ेंगे तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। तो अगर वो जीने की जगह पर देखेंगे कि हम उन समीक्षाओं को दर्शन की सूचना के आधार पर अपने से बेहतर जीते हुए लोगों के लिए शुरू करेंगे, स्वीकृति नहीं बनेगी। अभी भी आप देखिएगा जो लोग हमसे बेहतर जीते हुए हैं ना, उनको हम जब दर्शन बताने जाते ना, नहीं सुनते, नहीं सुनते, कहते हैं बाद में शिविर करेंगे, चुप रहो। बहुत दिखाई देता है जी जिंदगी में, बहुत उदाहरण दिखाई देते हैं। और अगर दूसरे की इस तरह से समीक्षा शुरू करेंगे ना, तो कठिनाई ये होती है कि दूसरे से जो सहयोग हमको मिल सकता था, दूसरे जो सत्प्रेरणा हम ले सकते थे, दूसरे के गुणों की गणना करके जो हम अपने अवगुणों से बाहर निकल सकते थे, हम वहाँ भी उलझ के रह जाते। लेकिन भैया यहाँ भी समीक्षा एक अर्थ में सकारात्मक हो सकती है। ठीक है, हमसे श्रेष्ठ हैं लेकिन कंप्लीट नहीं, और इस स्टेज पर अगर हम उसकी समीक्षा करते हैं तो शायद हम ठीक रास्ता चुन सकते हैं उस रास्ते पे जाने के बजाय। समीक्षा उस व्यक्ति की करेंगे या समीक्षा इस बात की करेंगे कि हमको वैसा नहीं करना? हाँ, व्यक्ति की नहीं, ये पहचानना जरूरी है। एग्जैक्टली, हम इस गलत रास्ते में नहीं जाएंगे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम जो समीक्षा उस व्यक्ति की शुरू करते हैं कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, ये अनधिकार है मेरे हिसाब से। नहीं, लेकिन कई व्यक्ति उस रास्ते पर चल करके जो उपलब्धि होनी चाहिए अगर नहीं हुई, तो वहाँ व्यक्तियों की भी हम समीक्षा करके हमारे लिए रास्ता चुन सकते हैं। वही, आप उस व्यक्ति की अगर समीक्षा करने जाएंगे ना, तो आपको ये बात तय करना पड़ेगा कि जो आपको दिखाई दे रहा है वही सच है या जो उसको दिखाई दे रहा है वो भी हो सकता है। ये जो रास्ते में खड़े होकर के हम ये मान लेते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है और जो अगला देख रहा है वो भ्रम है, ठीक है, ये बहुत अच्छी स्थिति मैं अपने लिए तो नहीं मानता हूँ। ठीक है, अभी संवाद में मैं इस बात पर आऊँगा कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि जो हमको दिखाई दे रहा है वो तो बोध है, ठीक है, और जो तुमको दिखाई दे रहा है वो भ्रम है। तो अपनी मान्यता बोध लगती है, दूसरे की मान्यता भ्रम लगती है। ठीक है, ये लेकिन बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हुए भी कोई आप एक रास्ता चुनते हो, तो कहीं कहीं उन रास्तों पर आपने समीक्षा तो किया ही होगा। अपने लिए करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अपने लिए करने में प्रॉब्लम नहीं है। हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, इस पे चलेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले को जो हम ये कहते हैं कि तुम भटक गए हो, ये अनधिकार है। मैं बहुत सब तरफ से देख के ही उसको बोल रहा हूँ, ये अनधिकार है, क्योंकि हमको खुद ही अभी रास्ता पे चल रहे हैं, तो ये नहीं पता कि वो रास्ता है भी कि नहीं है। ठीक है, और ख़ास करके जिनका जीना हमसे बेहतर दिखाई दे रहा है, ठीक है,
उसको किसी जगह पे हमको ये स्वीकारना चाहिए कि उसका समझना भी कम से कम हमसे कुछ तो बेहतर है। क्योंकि जीने को ही प्रमाण मान रहे हैं, हम आचरण को ही प्रमाण मान रहे हैं, सूचना को प्रमाण नहीं मान रहे। सिचुएशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, सारी समीक्षा को अपने को केंद्र में रख करके चलेंगे तो कुछ गति हो सकती। बाकी अगर करने का मन हो दूसरे का, करके थोड़ा देख लीजिए, कुछ प्रोग्रेस हो जाता हो, उपलब्धि हो जाती हो, एक हार्मोनियस वातावरण बन जाता हो, मुझे क्या तकलीफ है जी। नहीं हो सकती भैया, सुनना भी नहीं हो पाता। तो कुछ चीज़ों में तर्क बहुत करने की जरूरत नहीं है, जहाँ अवसर हो करके देख लीजिए ना, करके देख लीजिए, थोड़े समय में पता चल जाएगा क्या होता है। ये सामान्य प्रयोग भी बहुत काम आता है, उसको करके देखना चाहिए। बढ़िया, हम आ गया था तो हमने सोचा हम थोड़ी बात इसके संदर्भ में कर ही दें। एक बात मुझे और इसी संदर्भ में कहनी थी कि हम लोगों को बार बार ये देखने की ज़रूरत है अपने लिए कि हमारा ध्यान प्रधानता से कहाँ रहता है। एक साधक की जगह से, ये स्लाइड नंबर 26 है, 26, एक साधक की जगह से, एक समझने वाले की जगह से अपने में जागृति या बोध या अनुभव या प्रमाण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमारा ध्यान प्रधानता से कहाँ होने की ज़रूरत है और अभी हमारा कहाँ रहता है, ये दोनों देखने की ज़रूरत है। उसमें सहयोग करने की दृष्टि से कुछ बातें लिख दी है, ये 26 नंबर स्लाइड है, 26। ये प्रश्न यहीं से शुरू किया है कि हमारा या मेरा ध्यान कहाँ है। मैं निर्णयपूर्वक ब्रैकेट में लिखा हूँ कि आपका बात नहीं है, दूसरे का नहीं है। तो दूसरे के लिए ये नहीं देखना है कि उसका ध्यान कहाँ रहता है, अपने लिए ये देखना है कि मेरा ध्यान प्रधानता से कहाँ रहता है, समझाने पर कि समझने पर। ठीक है, अगर समझाने पर ध्यान है तो हम साधक नहीं हैं, हम अध्ययन अभ्यास नहीं करें। साधक का मतलब हम अध्ययन अभ्यास करने वाले नहीं हैं। ठीक है, कराने वाले हो सकते हैं करने वाले तो नहीं है, ये पक्का है। तो हमारे कानपुर में एक भैया हैं, वो बार बार ये शायरी सुनाते रहते हैं कि कभी कभी मैंने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जो बात खुद समझ में नहीं आई वो दूसरों को समझाया है। जी तो बहुत बार जिंदगी ऐसे ही चलती है जी। ऐसे ही देखेंगे ना तो ये पकड़ना चाहिए कि हमारा ध्यान, हमारा दिन भर का कल्पनाशीलता जो चलता है इच्छा विचार आशा में, चित्रण विश्लेषण तुलन चयन में, वो ज़्यादातर कल्पना कहाँ चल रही है, दूसरे को सुधारने पे चल रही है कि खुद सुधरने पे चल रही है। ठीक, ये पकड़ना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर कल्पनाशीलता दूसरों के सुधार पे चल रही है तो उसका अधिकतम उपलब्धि ये होगा कि दूसरा सुधर जाएगा। खुद का तो कुछ नहीं होना है जी। कैसे होगा? ये उस ध्यानाकर्षण की दृष्टि से ही ये बात लिखा है कि दूसरों को के विकास पर ध्यान है कि खुद विकसित होने पर ध्यान है, सुनाने पर ध्यान है कि सुनने पर ध्यान है। हमने बहुत बार गोष्ठियों में देखा है 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होते हैं, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, और स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ कोई दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। एक मीटिंग में तो झगड़ा हो गया कि तुम माइक पकड़े हुए हो इतनी देर से, छोड़ो हमको भी तो बोलने का अवसर दो। ऐसे ही देखिएगा ना तो ये भी बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि हमारा ध्यान या जोर प्रधानता से किस बात पर है। दूसरे हमको समझदार मान लें इस पर कि सचमुच हम समझदार हो जाएं इस पर, ये अंतर को भी पकड़ना जरूरी है। दूसरे हमको समझदार मान लें इस डिजाइन से हम चलते हैं ना तो बहुत सारा दिखावा हम अपने में ओढ़ लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, अगली बार इसको दर्पण कर देंगे, इसमें क्या है जी। क्योंकि दूसरे हमको समझदार मान लें, इस दृष्टि से जब हम चलते हैं ना, तो प्रिटेंड करने पर हमारा बहुत ध्यान जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके एक डेंटेड पेंटेड पिक्चर दिखाने पर हमारा बहुत ध्यान जाता है, ठीक होने पर नहीं जाता, ठीक दिखने पर जाता है। दोनों की प्रक्रिया में फर्क है। ठीक होने की बात करेंगे ना, कि हमारा चेहरा स्वस्थ हो, ये ठीक होने की बात करेंगे ना, तो ऐसे आहार विहार को सुनिश्चित करेंगे जिससे चेहरा स्वस्थ हो जाए। ठीक दिखने की बात करना हो ना, तो एक बढ़िया क्रीम लाके ऊपर से पोत लेंगे, ठीक दिखने का काम हो जाएगा। ठीक दिखने में हम क्या करते हैं आप देखिएगा, तो इंडिकेटर्स को सीधा ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ होने के बदले स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर होते हैं ना, उसको बोरो करके उधार लेकर के कहीं से डाल के दिखा देने की कोशिश करते हैं। तो मन स्वस्थता का जो इंडिकेटर होता है ना, हम उसको ओढ़ लेने का कोशिश करते हैं बाहर से। समझदार होने का जो स्वाभाविक इंडिकेटर है, जो स्वाभाविक पहचान है, हम उन पहचानों को बाहर से ओढ़ने का कोशिश करते हैं। वो करेंगे तो खुद में भी दबावग्रस्त रहेंगे, ठीक है, और दूसरों के साथ हमेशा एक भय बना रहेगा, क्योंकि जो हम हैं नहीं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे को ना पता चले, हमको तो हर समय पता है ना कि जो हम दिखा रहे हैं वो हम हैं नहीं। ये काले बाल होते हैं, सफेद बाल होते हैं, काले बाल होते हैं, उनको तो खुद पता रहता है। ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ध्यान प्रधानता से कहाँ है। आप हमको समझदार मान लें इस बात पर है, या मैं समझदार हो जाऊँ इस बात पर है। अगर हमारा ध्यान इस बात पर है कि मैं समझदार हो जाऊँ, तो मैं ठीक ठीक अपनी सारी भ्रमों की, मान्यताओं की समीक्षा करके अस्तित्व को समझ के वहाँ बोध को स्थिर करूँगा, वास्तविकता की समझ को स्थिर करूँगा। अगर हमको आपसे सिर्फ मनवाना है, तो अंदर मेरे कुछ भी हो, मैं बाहर दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको ठीक दिखे। एक बोधपूर्ण, समझपूर्ण आदमी का जैसा आचरण होता है, मैं बाहर से उसको ओढ़ के दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, अंदर नहीं होते हुए। होने और दिखने का फर्क है। दूसरे हमको समझदार मान लें, इसमें दिखने पर जोर है। मैं समझदार हो जाऊं, इसमें होने पर जोर है। होते हैं तो स्वाभाविक रूप से दिखता भी है, उल्टा सही नहीं है। दिखने में कोई चीज़ आ रही हो तो वो होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। 26 नंबर है, 26। ऐसे ही देखिएगा, अध्ययन क्रम में ये बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा ध्यान कहाँ है। शब्दों की विशद व्याख्या पर ही हम उलझे और अटके पड़े हैं, या उसके मूल में जो अर्थ है उसका बोध करना, उसको पकड़ना, उसके अनुरूप जीना, इस पर हम जोर रखे हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम शब्द नहीं पढ़ेंगे, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, ये तो करेंगे ही। लेकिन मुद्दा ये है कि उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे, या शब्द के आयाम का प्रयोग करके अर्थ के आयाम में ट्रांसफ़र करने का, जंप करने का, ट्रांजिट करने का काम करेंगे। और अपना निरीक्षण करेंगे ना, तो सब पता चलेगा कि कितना हम शब्द के आयाम में घूम रहे हैं, कितना अर्थ के आयाम को छू पा रहे हैं। अपने को सब पता चलता है, सब चलता है। उसका मतलब यही है कि जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि शरीर स्वस्थ हो तो चेहरे की चमक अच्छी होती है। ये पहचान है शरीर स्वास्थ्य का, ठीक। ये शरीर स्वास्थ्य का पहचान है। अब आपको किसी को दिखाना हो कि हम स्वस्थ हैं, तो चेहरे पर बाहर से जो है ग्लो के लिए कुछ डाल लीजिए।
बहुत सारी जगहों पर देखेंगे ना, ठीक है। आप देखिए, आप कोई कॉलेज चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, सिस्टम चला रहे हो, अब पूछ ही रहे हैं तो मैं उदाहरण दे ही देता हूँ। आप कोई कॉलेज चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, जिस दिन कोई उसका ऑडिट करने आ रहा है, जिस दिन कोई उसका निरीक्षण करने आ रहा है, चेक करने आ रहा है, उस दिन जो ज़्यादातर आप करते हैं ना, वो इंडिकेटर ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर जो ठीक करने का काम करते हैं ना, वो वही है, इंडिकेटर ठीक करने का काम करते हैं कि कैसे ठीक दिखे। ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो एक बार प्रोग्राम हो रहा था, सीएम आ रहे थे, वो क्या किए, जैसा यहाँ आपको 1 साल का बाग दिख रहा है ना, ये सारा, तो 1 साल पहले भी देखेंगे तो ये थोड़े बड़े बड़े वृक्ष रहे होंगे। तो सीएम आने के 1 दिन पहले ना गड्ढा खोद के पूरा गमला सहित पेड़ लगा दिए नीचे और ऊपर से ढक दिए, क्योंकि गमला हटा के आप लगाएंगे तो बचेगा, मरेगा, क्या हालत होगी पता नहीं। वो गमला सहित रख दिए, 1 दिन तो ठीक रहेगा, अगले दिन मन हो उसको उखाड़ के ले जाओ, मन हो जो करो, लेकिन आज तो बढ़िया पेड़ लगा है, सब हरा भरा है, सब हरा भरा दिखाई देता है। इंडिकेटर ठीक करने का ये मतलब है बाहर के एपियरेंस को ठीक करना, ना कि अंदर होने को ठीक करना। इसको और वो मैं कहूँ ना, तो एक समझदार आदमी जैसा बैठता हो, जैसा उठता हो, जैसा खाता हो, जैसा पीता हो, ठीक है, उस आचरण को अगर आप बिल्कुल बाहर से ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भी इंडिकेटर पर ही काम करने जैसा है, ठीक है। फिर क्या होगा, आप देखिए, वही होता है, जब तक पब्लिक बैठी होती है, बैठे हुए संत महात्माओं का एक आचरण दिखाई देता है, पब्लिक जैसे ही हट जाती है दूसरा आचरण दिखाई देता है। ये अंतर है होने और दिखने का। होना होगा ना तो आप सामने हैं तब भी वही होंगे, नहीं है तब भी वही होंगे। दिखना है तो आप सामने हैं तो एक तरह से हैं, आप हटेंगे तो दूसरी तरह से होंगे। एक्चुअली भैया वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली चीज है ना, हम तो देखते बॉडी समझा शरीर जो देख पा रही हूँ, मैं भी ऐसा करती थी और खुद को भी चूंकि शरीर ही समझा है ना, तो दूसरे की पर्सनालिटी को देख के वैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई जो मुझे जीने में सही दिख रहा है उसने ये कपड़े पहने हैं तो मुझे भी पहनने हैं, क्योंकि ध्यान अभी जस्ट पे नहीं जाता है ना। तो वो जितनी जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो समझ में आता है कि ध्यान कहीं और देना है, बाहर का तो आउटकम के रूप में होगा ही। एग्जैक्टली। हाँ, और एक चीज़ है कि जैसे पिछले सत्र में बहुत अच्छा रासने का भाव दिखा और बड़े आनंद में थे। शुरू के 4 बजे जब पोषा जी बोले नहीं समझाने पे, तो अंदर मेरा ईगो शांत हुआ, भाई मैं तो समझने पे ध्यान देती हूँ, मैं तो खुद को सुधरने पे ध्यान दे रही हूँ, खुद विकसित होने पे दे रही हूँ और सुनने पे दे रही हूँ। 5वें पे आके फिर पटक दिया आपने, तो फिर 6वें में कहा आगे को पढ़ो मत। तो अभी क्या हो रहा है, बड़ा उठा पटक हो रहा है, वो ताप दुख बढ़ रहा है उससे, और बड़ी अंदर ही गिल्ट, मतलब बेइज्जती सी भी फील हो रही बार बार कि फिर लग रहा है नहीं चलो ठीक है शुरू कर लो, अभी हो जाएगा ऐसा। तो कहीं पे ठीक होना और कहीं ठीक ना होना, उसको भी मतलब वो एक सा है या मेरा कुछ अभी देखने का तरीका गड़बड़ है? दोनों ही चीज़ें होती हैं हमेशा। कुछ हम जब तक यात्रा में रहते हैं ना, तब तक कुछ चीज़ें हमारे देखने में समस्या रहती है, और कुछ बाहर भी रहता ही है। दूसरे लोग ठीक नहीं हैं तो बाहर भी कुछ समस्या है, हम ठीक पूरे नहीं हुए हैं तो अंदर भी कुछ समस्या है, तो रहता तो दोनों साइड है, ठीक है। मुद्दा यही है कि जहाँ से जो समझ में आ रहा हो वहाँ से पकड़ के हम अपनी यात्रा को कैसे ठीक से कर सकते हैं, उसको लग के कर लेने की ज़रूरत है, कर लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही लिखा है कि हमारा ध्यान कहाँ है, विद्वता प्रदर्शित करने पर कि विद्वान होने पर। ये दोनों में भी अंतर है।
विद्वता प्रदर्शित करने का मतलब है आप सब हमको विद्वान मान लें। मनवाने का उपाय ढूंढते रहते हैं और आप नहीं मानते हैं तो एक डोज ऊपर से और देते हैं, इतने में भी नहीं मानोगे तो एक और देंगे। सारी कोशिश इस बात में लगी रहती है कि किसी तरह तुम मान लो कि हम समझदार हैं। स्वयं के विद्वान होने पर जोर है, फिर फर्क नहीं पड़ता है, फिर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये बात लिखा है कि हमारा प्रधानता से जोर कहाँ है, दूसरों की समीक्षा पर कि वास्तविकता के अध्ययन अभ्यास पर। और ये सब हमको देखना चाहिए कि हमारे दिन भर का कल्पनाशीलता जो अंदर चल रहा है, जीवन क्रियाएं जो अंदर चल रही हैं, वो कितना समय इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पर जा रही है, कितना समय इस राइट हैंड साइड वाले पर जा रही। ये हिसाब अपने लिए जब भी ध्यान जाए लगाने की ज़रूरत है। और कुछ नहीं करना, जब भी ये दिखे कि राइट हैंड वाले साइड पर ध्यान जा रहा है, आप क्लियरली ये बात को देख लीजिए कि ये दूसरे को सहयोग करने की प्रक्रिया तो हो सकती है, मेरे अध्ययन की नहीं है। तो अभी इस समय हमको क्या करना है, अध्ययन करना है कि सहयोग करना है, तय कर लें। और सहयोग करना है अगर लगता हो तो जो पीछे प्रीरिक्विजिट लिखा था वो सबको अच्छे से चेक कर लें कि विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव बना हुआ है कि नहीं, अपना जीना ठीक हो गया है कि नहीं, और अगले में सुनने की स्वीकृति है कि नहीं। ठीक है, आगे चलें। संवाद जब करने जाते हैं ना तो 2 स्टेप है उसका। एक है बोलना, 71 71 स्लाइड नंबर लिखा होगा आपके नीचे। संवाद जब हम करते हैं ना किसी से तो उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है। ठीक है, वो जो पीछे सब दिखाया ना वो इसलिए भी दिखाया कि दूसरे हमको समझदार मान लें। इस लक्ष्य से अगर सहयोग बोल रहे हैं ना तो सारा भाषा टोन एक तरह से होता है। ठीक है, अगला सही समझ जाए इससे बोलते हैं ना तो टोन बिल्कुल दूसरा होता है। आप समझदार हो जाएं इस लक्ष्य से हम बोलते हैं ना तो अलग टोन होता है। आप हमको समझदार मान लें इस लक्ष्य से हम बोलते हैं ना तो अलग टोन होता है। तो संवाद के लक्ष्य के साथ 2 बात होती है संवाद में, एक सुनना होता है, एक बोलना होता है। तो सुनने और बोलने की कला हमारी ठीक हो जाए ये ज़रूरी है। उसमें पहले सुनने की कला का ठीक होना ज़रूरी है, फिर बोलने की कला का ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि सुनना अगर ठीक नहीं हो पाएगा ना तो हम आवेश में आ जाते हैं किसी की किसी बात को सुन के, और एक बार आवेश में आ गए तो बोलने की कला ठीक होना मुश्किल है। तो सुनने की कला के संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे, पर उसके पहले संवाद के लिए एक बड़ी अच्छी बात जो नागराज जी एक संवाद में कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहते हैं वो छिद्रान्वेषण के स्थान पर सत्यान्वेषण। छिद्र का अन्वेषण कहते हैं खोज करने को, ढूंढने को। तो छेद या मतलब कमी ढूंढने के बदले सच्चाई को देखना, सत्य को देखना, वो बात को लिखते। तो कहते कि मैं किसी से भी मिलता हूँ तो उससे मुझे कुछ न कुछ प्रेरणा तो मिलती ही है।
ये बात एक दिव्य मानव कह रहे हैं एक अमानव के लिए। ठीक है, हमारी स्थिति उल्टी हो गई है, हम अमानवीयता में खड़े होकर भी कोई प्रेरणा नहीं देख पाते। ठीक है, तो कह रहे हैं मैं किसी से भी मिलता हूँ तो उससे मुझे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती ही है। किसी भी व्यक्ति से मिलना वृथा कहते हैं, व्यर्थ को, बेकार, वृथा तो गया ही नहीं। जिसको मैं डांटता भी हूँ उससे भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मुझे मिलती ही है, जिससे प्यार करता हूँ उससे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। इससे ज़्यादा क्या बयां करूँ। इसके आगे एक और अच्छी बात कह रहे हैं, अभी हमारा डिज़ाइन ऐसा हो गया है कि हमको 10 अच्छाइयों के बीच में अगर एक कमी हो ना तो ध्यान वहीं अटक जाता है। हम उसी को चुन के अपने स्मृति में रख लेते हैं, सामान्य रूप से जिसको स्मृति कहते हैं, और गांठ बांध के रख लेते हैं। ठीक है, और बार बार उलट पलट के उसको अपने में याद करते रहते हैं कि भूल ना जाए। ठीक, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि लोगों में जो अच्छी बात है छान करके मैं उसको स्वीकारता हूँ। छानना जानते ना? अभी लोगों का अभ्यास है, सामने वाले में एक खराब बात मिली तो उसके सब कुछ पर डामर पोत दिया। डामर जानते हैं? डामर पोतना, कालिख पोत देना जिसको कहते हैं। हाँ, वो रोड बनाते हैं ना। कह रहे सामने आदमी का 100 में से 99 ठीक है, एक छेद मिल गया तो उसके पूरे पर डामर पोत देते। उसको पूरा नकार दिया। आगे उसका फल लिखा हुआ है कि ऐसा करके ही तो आदमी जात दरिद्र हुआ है। आदमी 51% से अधिक सही है, जो हम लोग कहते रहते हैं ना, वो लिखा है आदमी 51% सही है, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा अब तक। उसका उत्तर देख रहे हैं एक दूसरे के काम में छेद देखने से। ये बात पकड़ में आती है कि नहीं? व्यवस्थित होकर के जीने की शैली को देखेंगे ना तो इनमें से बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि हमारे जीने की शैली क्या होने की ज़रूरत है। हम जाने अनजाने आज के दिन सुधारक हो गए हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र मित्र, जिस संबंध में भी हम जी रहे हैं ना, हम सब जगह एक ही संबंध में जीते हैं, गुरु शिष्य संबंध, और उसमें हम गुरु बने होते हैं। ऐसा हमारा स्थिति हो गया है। नहीं क्या हमको फिर क्या होता है कि संबंध में जो भाव निर्वाह हमारा एक दूसरे के प्रति होना चाहिए था, दायित्व कर्तव्य का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह हमारा एक दूसरे के प्रति होना चाहिए था, भावपूर्वक जीने के आधार पर जो तृप्ति मिलनी चाहिए थी, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने के आधार पर जो गौरव का भाव होना चाहिए था, अगले से सहयोग मिलने के आधार पर जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था, वो सब गायब हो जाता है। बचती हैं सिर्फ शिकायतें, ये देखने का डिज़ाइन होने से। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा जीने का डिज़ाइन जो है ना, वो एक मक्खी की तरह जीना है। मक्षिका जो घूमती रहती है ना, मक्खी, ऐसा जीने का डिज़ाइन है। पूरा स्वस्थ शरीर उसको नहीं दिखाई देता है। कहीं एक फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, घाव हो जाए, बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप इतने आराम से बैठे हुए हैं ना, एक फोड़ा फुंसी हो जाए, देखिए 2 मक्खियाँ तुरंत मंडराना शुरू हो जाएंगी, कहाँ से आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे जीने के डिज़ाइन को अगर हम बनाएंगे कि सब जगह का कचरा चुन चुन करके हम अपने घर में उठा के रखेंगे, तो घर डस्टबिन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। अपने मानस में वो सारी चीज़ों को उठा करके इकट्ठा करेंगे तो मानस डस्टबिन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। अपनी स्मृतियों में अगर हम एक एक उन कचरे को ही गांठ बांध 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 करके इकट्ठा किए जा रहे हैं, दुर्गंध नहीं आएगी तो क्या आएगी जिंदगी में।
ये पकड़ में आता है? अपने लिए देखना जरूरी है, दूसरे के लिए ये सब देख लेंगे तो कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरे ऐसा करते हैं ये देखने से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। मैं कहाँ कहाँ कितना कितना ये करता हूँ या करती हूँ ये देखने से कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जाने अनजाने हम बार बार स्लिप कर जाते हैं और बाहर ही देखने का काम शुरू कर देते हैं। और भैया इसको सुनते समय जब मैं खुद में देखती हूँ इन चीज़ों को, जैसे सुबह मेरा वो व्यापक को लेके प्रश्न बना, पर आपने बोला आपको जो अभ्यास पकड़ पे आप उस पर लग जाइए। तो इस तरह से जब मैं करती हूँ तो मेरा ध्यान जाता है कि मैं कर तो बहुत कम रही हूँ, पर जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ निर्णय ले रही हूँ कि मुझे खुद जैसी हूँ वैसे ही सारे देखना है। वो कब ऐसा हो गया कि सब एक जैसे नहीं बल्कि एक ही दिखने लगे, और उसके बाद वो स्नेह का भाव भी दिखा। तो अभी जब मैं इसको देख रही हूँ तो मैं यही सोच रही हूँ कि किसी में कमियाँ ढूंढना और उसकी बुराई करना और दूसरे के साथ भी बुराई शेयर करना, मैं उसको वहाँ मैंने पिछले काफ़ी टाइम से उस प्रैक्टिस को रोका। ख़त्म तो नहीं हुई है, पर उससे इतना आराम हो गया है कि अपना कचरा ही नहीं बढ़ रहा है, और वो सिर्फ एक अभ्यास में कर रही हूँ। बाकी चीज़ें जैसे मतलब मैं 1% कहूँ कर रही हूँ, अस्तित्व 99% कर रहा है तो वो भी गलत है। शायद मैं 0.1 का भी 0.1% कर रही हूँ और बाकी चीज़ें अपने आप हो ही रही हैं। सिर्फ मैं निर्णय लूँ कि मुझे ये अच्छी आदत लग रही है और मुझे अपनानी है, तो बहुत सारा काम होता हुआ दिख रहा है अपने आप से। वो तो देखिए पूरे अस्तित्व का डिज़ाइन अल्टीमेटली शुभ के अर्थ में है ही, व्यवस्था के अर्थ में है ही। परिस्थितियाँ बेसिकली ठीक से देखिएगा ना, तो ये परिस्थितियाँ नहीं हैं जो डिसाइड करती हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी जागृति की यात्रा किधर जाएगी, हम आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे, ये परिस्थितियाँ नहीं तय करती। ये बात तय करता है कि उस परिस्थिति को किस एटीट्यूड से हम देखते हैं, किस नज़रिए से हम परिस्थिति को देखते हैं, वो तय करता है इस बात को कि ये परिस्थिति हम जहाँ खड़े हैं उससे हमको ऊपर उठाएगी कि नीचे गिराएगी। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अगर सार्थक एटीट्यूड से हम देखना शुरू करते हैं ना, सार्थक नज़रिए से हम देखना शुरू करते हैं ना, तो हमको बहुत कुछ प्रेरणा दे जाती है, हमको बहुत कुछ सीख दे जाती है। उसमें शिकायत में उलझ जाएं, रोने धोने में उलझ जाएं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है, हमारी ही किस्मत सबसे ख़राब क्यों है, ये शिकायत में उलझ जाएं या इसके कारण हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है, उसी में हम उलझे रहें, तो उससे तो कुछ ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन अगर उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम देख पाते हैं कि इस परिस्थिति में हमारा एक कुसंस्कार उभरा है जो मेरे दुख का कारण है, इस कुसंस्कार को बदल के अगर मैं इस कुसंस्कार में स्थापित कर दूं कि इस परिस्थिति में भी कैसे ठीक से जी सकता हूं, इसका उपाय अगर मैं ढूंढ लूं, तो आगे इन तरह की सभी परिस्थितियों में मैं निश्चिंत होकर जी सकता हूं। जैसे एक बार हमने क्लास 10 तक की ठीक से पढ़ाई कर ली, अब 10 तक का कोई भी बच्चा हमसे पढ़ना चाहे, हमको कोई चिंता नहीं, ठीक है, जो आ जाए जो पूछ ले। तो एक बार जिस तरह के सिचुएशंस को भी हम डील करने में कैपेबल हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, वो योग्यता हम में विकसित हो जाती है, तो आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो योग्यता हमारे में बनी रहती। हम लोग अभी नर्मदा यात्रा में थे, मैं पहले ही कहा कि थे, तो उसी के उदाहरण में बताता रहूँगा। सामान्य रूप से आप जो भी रिसोर्सेज लेकर के चलते हैं, धीरे धीरे आपको खुद लेकर के वो रिसोर्सेज चलना है तो आप बहुत थोड़ा ही लेके चलेंगे। उस बहुत थोड़े में 2, 2.5, 3, 4 महीना रहते रहते ऐसा जीने का अभ्यास हो जाता है, सबका एक्सपीरियंस है ये, ऐसा जीने का अभ्यास हो जाता है कि सुविधा के ऊपर निर्भरता स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाती है। ठीक, वो परिस्थिति तो कठिन है बहुत, ठीक है, किसी किसी को पहले 2, 4, 5 दिन कठिनाई भी होती है, लेकिन किसी आस्था के कारण, किसी श्रद्धा के कारण,
किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने मन बना रखा है और उसमें से गुजर जाते हैं, ठीक है, उस कारण से ही सही गुजर जाते हैं, फिर जो कॉन्फिडेंस आता है उनको वो बहुत दूसरी तरह का आता है, ठीक है। फिर जो सुविधा और संवेदना के साथ इतना लगाव और जुड़ाव हमारा बना रहता है वो बहुत सारा कम हो जाता है। समझ में आता है कि ज़िंदगी इतने में भी चल सकती है और चल सकती है। और इस तरह के ग्रुप का एक बेनिफिट ये होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप बहुत सारे लोगों को ऐसा जीते हुए देखते हैं ना, तो आपको ये नहीं लगता कि आप कुछ बहुत विशेष कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा लगता है कि ये सामान्य है, ऐसा हो सकता है, ऐसा जी सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। कई बार ये विशेषता वाला भाव गिर भी जाता है ना, बहुत लोग इस बात को कहते हैं जी। ये जो अहंकार से फ्री होने का काम है या विशेषता से गिरने का काम है ना, जब वातावरण में आप कई लोगों को ऐसा जीते हुए देखते हैं ना, खत्म हो जाता है। बढ़िया। अभी संवाद के संदर्भ में तो कुछ बात मैं बोलने की जगह पर करूँगा, पर सुनने की जगह की एक स्लाइड होगी, वो मैं अभी कर देना चाहता हूँ। उसके पहले एक बात और कर देता हूँ। अभी 72 है, ये संवाद के संदर्भ में ही है, थोड़ा इसको बात कर देता हूँ, फिर सुनने पर आता हूँ। संवाद का मुख्य उद्देश्य देखेंगे ना, तो पारदर्शिता पूर्वक अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बात को अगले तक ठीक ठीक पहुंचा देना उद्देश्य है, ना कि आप हमसे सहमत हो जाएं, ये उद्देश्य। अगर हमसे पूछेंगे कि संवाद का उद्देश्य क्या है, तो हमारी बात सटीकता के साथ ठीक ठीक अगले तक पहुंच जाए, अगले की बात ठीक ठीक हमारे तक पहुंच जाए, ये मूल उद्देश्य है। आप हमसे कन्विंस ही हो जाएं और इसी समय हो जाएं, ठीक, ये अनधिकार चेष्टा है। क्योंकि फिर हम कई तरह की दबाव की विधियों का प्रयोग करने लगते हैं उस प्रक्रिया में। अगली बात ये कह रहा हूँ कि संवाद हम जब भी करने जाते हैं ना, तो अपना शुभ और सामने वाले का शुभ दोनों को केंद्र में रख के सोचने की जरूरत है। अपना शुभ ध्यान में हो, आपका ध्यान में नहीं हो, संवाद बहुत नहीं हो पाएगा। हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, आपकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। हम बैठ के जब बात करने जाएंगे तो ये दोनों ज़रूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं, इसको ध्यान में रखेंगे तो संवाद होगा। मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए ये तो हमको ध्यान में रहे, और आपकी ज़रूरत पर हमारा ध्यान नहीं रहे, तू मैं चलता रहेगा, संवाद होगा कैसे? आचार्य शंकर ने गीता में मध्यस्थ की परिभाषा को लिखते समय ये बात बहुत अच्छे से कहा है। मध्यस्थ का सामान्य रूप से कई बार लोग मतलब ऐसा ले लेते हैं, मध्यस्थ मतलब जो सभा समितियों में निर्णय कराने के लिए बैठता ना, उसको मध्यस्थ कहते हैं। वहाँ मैं कोई पारिभाषिक शब्द मध्यस्थ दर्शन का नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ भी कुछ कहते होंगे ना। अच्छा, सामान्य रूप से परिभाषा मध्यस्थ का ये देते हैं कि जो दोनों तरफ से तटस्थ हो, ठीक है, दोनों तरफ से तटस्थ हो, किसी का फेवर नहीं करता हो, ठीक, वो मध्यस्थ है। आचार्य शंकर उसको परिभाषित करते समय बहुत अच्छी बात कहते हैं, और वो अंतर वही है जो समाधि विधि और अध्ययन विधि का अंतर है। वो कहते हैं कि मध्यस्थ वह है जो दोनों पक्षों का शुभ चाहता है, ठीक है। दोनों भाषा का अंतर पता चलता है। एक जगह हम कह रहे हैं कि जो दो में से किसी का फेवर नहीं करता, दोनों के लिए तटस्थ हो, इतना मुद्दा नहीं है। इतना से सोचेगा तो समाधान नहीं निकाल पाएगा। दोनों का जो शुभ है, दोनों की जो हित है, दोनों की जो आवश्यकताएं हैं, वो कैसे पूरी हो सकती हैं, ये सोचने का डिजाइन होता है तो मध्यस्थ। और इस दृष्टि से संवाद को ले जाएंगे ना तो बहुत स्मूथ चलेगा। कई बार हम बात करते समय अपनी ज़रूरतों को, अपने हितों को तो ध्यान में रखते हैं, सामने वाले की ज़रूरतों को, हितों को भूल जाएंगे, संवाद बढ़ेगा कैसे आगे जी? कैसे आगे बढ़ेगा?
माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। नहीं वो तो वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से करे, दे दीजिए, दे दीजिए। अहम बीच में आ जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अहम बीच में आने का मतलब ही यही है कि जैसा मैं मानव हूँ वैसा तुमको नहीं मानता हूँ, मैं अपने को ऊपर मानता हूँ, तुमको नीचे मानता हूँ। सारे अहंकार के मूल में ये बात है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम नेष्ठ हो। अहंकार का फंडामेंटल देखिएगा ना तो इस जगह पर खड़ा है कि हम कहीं ना कहीं अपने को ऊपर मानते हैं, दूसरे को नीचे मानते हैं। तो मेरी चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगले के हिसाब से क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हम अपने को आपके जैसा देख पाते हैं ना तो अहंकार का बीज वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मानव, ये तो भाषा में हम लोग पहले दिन से कहते रहते हैं, मानव रूप में सब समान है, ठीक है, जीवन रूप में सब समान है, चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा हमको अपने जैसा दिखाई देता है तो उस जगह पर खड़े होकर के हम अपनी ज़रूरतों का ही सिर्फ ध्यान रखेंगे या आपका भी रखेंगे? ये दो बातें और महत्वपूर्ण हैं चर्चा में। अगर आप समाधान निकालना चाहते हैं ना तो उस दृष्टि से लिखा है, और जिस आशय से लिखा है उस आशय को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार हम चर्चा में मैं सही हूँ तुम गलत हो ये सिद्ध करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही है, जो तुम देख रहे हो वो गलत है। मेरे हिसाब से ये तय करने के बदले अगला जहाँ खड़ा है वहाँ से सार्थक संवाद कैसे हो सकता है, इसका उपाय ढूंढने की ज़रूरत है। हम सही हैं आप गलत हैं, इसको सिद्ध भी कर देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बदलने को तैयार हो जाएं। खास करके तर्क से अगर हम सिद्ध कर देंगे, आप चुप तो हो जाएंगे लेकिन बहुत चांस है कि हमसे आहत होकर के और दूरी बना लिया। और क्या होगा जी? और क्या होगा? तर्क पूर्वक आप चुप भी करा देते हैं अगले को कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, वो बाहर से तो चुप हो जाता है, अंदर से आहत हो जाते हैं। नहीं, इसी बात को दूसरी तरह से लिखा है कि कौन ज़्यादा सही है इसी बात पर केंद्रित होने के बदले इस परिस्थिति में मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, अगला जहाँ खड़ा है वहाँ से, इस दृष्टि से सोचेंगे ना तो हमेशा संवाद हो जाएगा। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से मेरी सार्थक भागीदारी क्या हो सकती है, कैसे हमारा आपका जुड़ाव हो सकता है, इस दृष्टि से सोचेंगे ना तो बहुत आसानी से कम्युनिकेशन होगा। गलती हमसे ये होती है कि हम सोचते हैं कि पहले तुम इतना बदल लो, यहाँ उठो, ये चीज़ ठीक कर लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो तुम बदलोगे उसके बाद हम तुमको स्वीकारेंगे और फिर तुम्हारे साथ जिएंगे। ये डिज़ाइन जब हम सोचते हैं ना तो चीज़ें जाके फंस जाती हैं। जहाँ वो खड़ा है जिस परिस्थिति में, वहाँ से हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि हमारा हाथ वहाँ पहुँच सके और वहाँ से वो जुड़ाव महसूस हो करके आगे संवाद हो सके। ये उपाय की दृष्टि से हम सोचेंगे ना तो उपाय बहुत सारे निकलेंगे। इनके उदाहरणों पर हम आगे के सेशन में कभी आराम से बात करेंगे, अगर अभी ज़्यादा कठिन लग रहा हो तो। दो बात मैं और बता दूं कि संवाद के संदर्भ में हम अभी अलग अलग कुछ टेक्निक्स का बात करेंगे कि कैसे इसको हम इफ़ेक्टिव ढंग से कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि भावपूर्वक ही अभिव्यक्ति संबंधी कला का प्रयोग है, न कि दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरे को अपने हिसाब से चलाने के लिए, दूसरे से अपना काम करवा लेने के लिए। इस दृष्टि से इन कलाओं का प्रयोग हम संवाद की कला का प्रयोग नहीं करेंगे। संवाद की कला का प्रयोग तो हम इसलिए करना चाहते हैं, दो कारण से करना चाह रहे हैं। एक ये कि हमारा भाव सटीकता से दूसरे तक पहुंच सके, ठीक है।
हमारा भाव सटीकता से दूसरे तक पहुंच सके, जो हम कहना चाहते हैं वो अगले तक सटीकता से पहुंचे। उस दृष्टि से हम संवाद कर रहे हैं कि जो हम कहना चाहते हैं वो सटीकता से दूसरे तक पहुंचे। दूसरा ये है कि जो अगला कहना चाहता है वो सटीकता से हम तक पहुंचे। इस दृष्टि से बोलने और सुनने का महत्व है, और उसमें कला का प्रयोग है उसको प्रभावी कर पाने की दृष्टि से। अन्यथा हम घंटों बोल लेते हैं, अगले को कई बार पकड़ में भी नहीं आता है कि बोलना क्या चाह रहा है। कई बार हम भी जब बोलना शुरू करते हैं ना, हमको खुद भी होश नहीं रहता है, इसलिए वो दर्द कहीं और का होता है, निकल कहीं और रहा होता है। अगले को पता भी नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है। एक घाव होता है नासूर का, जिसमें रोग की जड़ कहीं और होती है, घाव कहीं और दिखता है। क्या बोलते हैं जी उसको उसमें आप घाव का इलाज कितना भी करिए वो होगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ कहीं और है। अच्छा तो इन तकनीकी कलाओं का प्रयोग जो है वो भाव के साथ है, न कि भाव को छोड़ के। भाव को छोड़ देंगे अगर, तो ये दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की टेक्निक बन जाती है, जिसका कोई बहुत मतलब नहीं है। वो काम करेंगे ना, थोड़े समय में दूसरे को पता चलने लगता है कि क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, फिर वो जो अविश्वास पैदा होता है ना, उसका रिएक्शन लौट के आना तुरंत शुरू हो जाएगा। तो सारे संवाद के मूल में ये बात है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव हमारे अंदर बना रहे। उस भाव को छोड़ के संवाद नहीं है, उस भाव के साथ संवाद है। इतने पर कोई भी बात करनी हो तो बताइए। आप कह रहे हैं कि करते समय ध्यान रखना है, संवाद को करते समय ही ध्यान रखना होगा, करने के बाद क्या होगा? खाना खाते समय ही हित की दृष्टि का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ तो सब खा लिए जो खाना था, क्लास में आके हित की दृष्टि बात करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? बोलने ही बंद हो जाए, बहुत कम हो जाएगा। पहले इतना खुद में सुनिश्चित कर ले, फिर बोलना शुरू करें। ज़्यादा बोलने जैसा बचा नहीं है। तो मतलब ये सारे खुद में उस भाव को निश्चित करने के बाद बोलने के लिए बहुत ध्यान बनाए रखना होगा। और ये जितनी चीज़ों के ज़रिए परखा है, बात बिल्कुल ठीक है, यही निष्कर्ष निकलता है। और कई बार इतना अनलिमिटेड बोलते हैं जिसकी खुद को भी सार्थकता नहीं पता होती, बस वो फ्लो एक चलता रहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए कम्युनिकेशन गैप होते हैं। तो सामने वाला शायद मुझसे ज़्यादा समझदार होता है, जिसको सोच के मैं ये सोच रही हूँ, तो फिर वो दूरी बना लेता है कि इनका तो यही है, समझाती रहेंगी। तो समझ आ रहा है वो सब कारण क्या रहे होंगे। बढ़िया, कुछ और बात होगा तो हम कर लेंगे। सुनने की कला के संदर्भ में मैं कुछ बातों को कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन जो अगली स्लाइड है 73, सॉरी 5 है, ठीक है जी 5 है, कैसे बदल गया जी? अच्छा, पुराने वाले में 75 है, नए में 73 है ना? हाँ ठीक है, जिनको इस बार पीपीटी मिला होगा उसमें 73 है, 73, पुराने वाले में 75 है, आगे पीछे हो गया है। संवाद में सुनने के संदर्भ में अभी हम कुछ बात कर दे रहे हैं।
इसमें से कुछ कुछ टेक्निक एनवीसी की है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक मार्शल रोजनबर्ग की टेक्निक है, कुछ वहाँ से है, कुछ सामान्य कॉमन सेंस है, कुछ अलग अलग जगहों पर आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीवन है जी, वो तो ग्रहण करता ही रहता है चीज़ों को, तो उसका एक मिक्सचर है जिसको मैं एक तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ। एनवीसी को सिस्टमेटिक ढंग से हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सुनने का काम करेंगे, बट मैं इस बात को बहुत अच्छे से बता दूं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को एक उपयोगी टूल के रूप में हम देखते हैं। उसको एज इट इज़ आप प्रयोग कर लें, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। उसमें अगर और बेहतर करने की दृष्टि से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं तो और कर लें, बट उतना तो कम से कम देख ही लें। उससे बेहतर उसको और कुछ कर सकते हैं तो आगे कर लें, लेकिन इनका जितना प्रयोग करेंगे ना, उसमें दिखाई देगा कि वो कितना प्रभावी है अपनी बात को कह पाने के लिए भी, सुन पाने के लिए भी। तो पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगले की भाषा को सुनने के बदले उसके भाव को पकड़ने का प्रयास किया जाए। अगर हम सुन रहे हैं किसी को तो उसकी भाषा में उलझें कि उसके आशय को पकड़ें। भाषा में अगर उलझने का काम करेंगे ना, देते रहिए जवाब एक दूसरे को, निकलना कुछ भी नहीं है। ये बात पकड़ में आती? फिर जब हम अगले की बात को सुन करके, अगला कोई ऐसी बात कहता है ना, देखिए अगला जब तक ठीक बात कह रहा होता है तब तक तो ठीक ही चल जाता है। समस्या तो सारी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अगला कुछ ऐसा कहता है जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। समस्या तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ अगला कुछ ऐसा कहता है जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, कि नहीं? उसको कैसे सुने, उसके लिए कुछ उपाय लिखा है यहाँ 2-3। एक ये बात कह रहे हैं कि अगले की बात को ना बिना अपने ऊपर लिए सुनने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने पीछे देखा कि हमारा कार्य व्यवहार या आचरण हमारे चयन पर, हमारा चयन हमारे विचार पर, हमारा विचार हमारे भाव पर, और हमारा भाव हमारी स्वीकृति या मान्यता या समझ पर निर्भर करता है। तो जब आप भी कुछ हमारे बारे में बोल रहे होते हैं तो वस्तुतः आपका बोलना आपके भाव को, आपके विचार को, आपकी स्वीकृति, मान्यता या समझ को व्यक्त कर रहा होता है, न कि मेरा रियल एक्सप्रेशन दे रहा होता है, कि नहीं? ये बात समझ में आती? कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बेसिकली आपका बोलना आपके चयन और विचार से नियंत्रित है, आपका विचार आपके भाव से नियंत्रित है, आपका भाव आपकी समझ या स्वीकृति या मान्यता से नियंत्रित है। तो आप जो कुछ भी बोलते हैं वो वस्तुतः मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपकी जो मान्यता मेरे बारे में बनी हुई है उसका डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपका अपना देखने का नज़रिया भी समाहित है। उसको अपने ऊपर लेके सुनते हैं ना, तो हम ऐसे देखते हैं, अच्छा तुम हमको ऐसा कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, इसको हम बड़े जोर शोर से सिद्ध करने में लग जाते, ठीक है, सिद्ध करने में लग जाते। अपने को अलग हटा के जब हम देखते हैं ना, तो हमको सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, आप जब कुछ बोलते हैं, कि ये आपकी समझ है और ये आपकी मान्यता है। और ये कितना काम करता है, मैं उसको बार बार कहता हूँ कि मैं अगर बिहार से हूँ, यूपी में रहा हूँ, और आपको पीछे किसी बिहार यूपी वाले ने परेशान कर दिया हो ना, तो हमको देखते ही आप उन मान्यताओं का भी हमारे ऊपर आरोपण कर देते। या आपने बचपन में सुन रखा होगा गुजराती ऐसे होते हैं, मराठी ऐसे होते हैं, और आपको गहरे में बैठ गया होगा, तो किसी गुजराती को देखते ही वो बात दिखाई देती। हमारे यहाँ, मैं जब स्कूल डेज में पढ़ता था तो कहते थे दिल्ली में पॉकेट मार और चोर बहुत होते हैं। तो हम लोग जब पहली बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे दोस्त लोग ना, तो कोई बगल से भी गुजरे ना, तो यही लगता था कि हमारा पॉकेट से मोबाइल निकालने तो नहीं आ रहा। तो ये जो दृष्टि का आरोपण होता है ना बाहर, ठीक है, वो देखने के नज़रिए के साथ जुड़ता ही है। तो जब हम आपको सुनते हैं ना, तो उसको अपने ऊपर लेके सुनने के बदले
अपने को थोड़ा साइड करके रखते हैं और इतना ही देखते हैं कि आपका समझ या मान्यता का ये हालत है। ठीक है? अपने ऊपर लेके अगर सुनेंगे ना तो दो में से एक काम करेंगे, या तो हम रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक, रिएक्टिव होते हैं जब हम ना, तो हम उस समय भी हम दो में से एक काम करते हैं। ठीक है, या तो हम आपको बताना शुरू कर देंगे ठीक से कि तुमने बताया है कि मेरा ये ठीक नहीं है, मैं अभी बताता हूँ कि तुम्हारा क्या क्या ठीक नहीं है। ठीक है, और वो फिर 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, पता नहीं किस दिन का इतिहास निकल के आएगा। वो थोड़ी देर तक तो आप पर चलता है, फिर और हो गया तो खानदान पे आ जाएगा, बाप दादों पे आ जाएगा। उसका हिसाब ही नहीं बचता है जी, उसका हिसाब ही नहीं बचता है फिर। तो हम जब रिएक्टिव होते हैं ना, आपने हमको कुछ कहा ठीक नहीं है और हम रिएक्टिव होते हैं, तो हम आपका बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारा कौन सा ठीक है, या हम अपना जस्टिफिकेशन का लिस्ट देना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, तुमको देखने में ठीक नहीं लग रहा है, ठीक तो हम हैं। या तो हम अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं तो, डिफेंसिव होते हैं तो, और एग्रेसिव होते हैं तो हम बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारा क्या क्या ठीक नहीं। ये 2-4 बार चल जाता है तो अगली बार आप हमको कुछ बताएं उसके पहले हम बताना शुरू करते हैं, ताकि तुम्हारा मोरल डाउन रहे और तुम बोलना नहीं शुरू करो। तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि जब हम रिएक्टिव होते हैं तो ये 2 काम करते हैं। रिएक्टिव होने के बदले जब हम सबमिसिव हो जाते हैं ना, तो हम बैठ के रोते धोते रहते हैं कि यार मैं इतनी ख़राब हूँ क्या, इतनी बेकार हूँ क्या, इतना नालायक हूँ क्या। ठीक, और ठीक है हम तो बहुत दिनों से ये सब कर रहे हैं, फिर भी मैं ऐसी की ऐसी बनी हुई हूँ, क्या होगा हमारा। ये लाइन ऑफ अप्रोच में चले जाते हैं। रिएक्टिव होते हैं जब, तो या तो एग्रेसिव होते हैं या डिफेंसिव होते हैं, या ये सबमिसिव वाले लाइन में चले गए तो अपने को कोसते रहते हैं। ठीक, ये दोनों से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। दुखी होने की गारंटी है, दुखी होने की दोनों में गारंटी है। ये बात पकड़ में आता है? तो अगले को जो सुना जाए ना, वो अपने को साइड रख के सुना जाए। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि कोई हमको गाली देता है ना, तो हमको चोट लगती है। ठीक है, किसी अजनबी को दे रहा हो हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? एक जगह हम अपने को बीच में ला के सुन रहे हैं, दूसरी जगह हम साइड में खड़े हैं। ये साइड में खड़े होकर के सुनने का अभ्यास किया जाए जब अपने बारे में भी कोई कुछ कह रहा है तो, क्योंकि उसके कहने में उसकी दृष्टि समाहित है। इसको अपने को साइड में खड़ा होकर रखने का मतलब ये है कि जब आप कहते हैं कि श्याम तुम नालायक हो ना, तो हम ये नहीं मान लेते हैं कि हाँ श्याम नालायक है। हम इसको सबसे पहले ऐसे सुनते हैं कि आपकी मान्यता ये है कि श्याम नालायक है। ठीक है, हम इतना ही सुनते हैं। हम ये नहीं सुनते हैं कि श्याम तुम नालायक हो। हम ऐसे सुनते हैं कि योगिता दी की मान्यता है कि श्याम नालायक है। ठीक, ये जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ ना, इतना भर से ही हमको बहुत क्लियर हो गया कि ये मेरा आकलन नहीं है। क्या बोलेंगे उस पर तो बाद में आएंगे, कैसे सुनेंगे पहले वो तो ठीक कर ले। एक सेकेंड, दीदी कुछ कह रही हैं, फिर आपको सुनता हूं। इसमें मुझे ये प्रश्न है कि वो तो उनकी मान्यता या समझ से बोल रहे हैं, वो जो भी कुछ है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है और हमें कुछ सच में मतलब सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे ही सोच लेंगे कि हाँ वो उनकी मान्यता के आधार पर बोल रहे हैं, मैं तो जो करना है करूँ, और मैं अगर मेरे बर्तन पे ध्यान ही नहीं दूंगी तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको रिस्पॉन्ड करूँगा, पहले वो कुछ कह रही हैं उनको भी सुन लेता हूँ। वो जो पहला दिन वाला बात है ना, तो 3:30 बज गए, मैं तो दूर से आई,
वहाँ पे रहती हूँ तो थोड़ा देर लगती है आने में। तो ये एक सेकंड के लिए रोकूंगा यहीं पर। देखिए अभी क्या होता है, स्टेटमेंट देखिए कैसे चलता है। मैं दूर रहती हूँ इसलिए देर होती है वहाँ से आने में। मैं तो स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ आपको कि हाउ इट गोज ऑन। हम आपका फ्लो तोड़ना नहीं चाह रहे थे, आई एम सॉरी। फिर एक भैया है बोले चाय अभी तक नहीं बनी। तो मैं अपने आप को साइड में रख दिया। मैं कहा ठीक है चाय तो बनेगी, पहले इनको सुन लेते हैं। तो इनकी चाय की तलब थी, मुझे दिखती थी, मैं साइड में रह गई। मेरे सामने कुछ बच्चा है बोला नहीं, पर जो बोला है ना साइड में रह जाओ, तो मैं अपने आप को साइड में रख दिया। चलो लेट तो हो गया, ठीक बात है, पर सुनते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम है तो पहले मिलेंगे। चाय अभी तक नहीं बनी तो मैं अपने आप को साइड में, झगड़ा नहीं किया, मैंने अपने आप को साइड में रख दिया। बढ़िया। तो ये जो आप दीदी कह रही हैं ना, अगला बात, एक बार हम अपने को साइड में रख के सुनते हैं ना, तो हम ये लेवल नहीं लगा दे रहे हैं कि योगिता दी जो बोल रही हैं वो गलत है। ठीक है, हम खुला रख रहे हैं कि वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और जितना अपने को साइड रख के सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा सटीकता से देख पाएंगे कि ये ठीक है कि गलत है। जितना अपने को बीच में रख के सुनेंगे ना, उतना कम देख पाएंगे, उतना टेंडेंसी बनेगा अपने को जस्टिफाई करने का। ठीक है, आपका जब किसी से झगड़ा हो रहा होता है, आपका अपने का किसी से झगड़ा हो रहा होता है ना, तो बहुत कठिन है ये देख पाना कि गलती किसकी है। लेकिन जब दो किसी दूसरे का झगड़ा हो रहा हो, आप आराम से बैठ के सुने ना, तो आप बड़ी आसानी से देख लेते हैं तुम्हारा ये ठीक नहीं था, तुम्हारा ये ठीक नहीं था। लेकिन एक पार्टी जब हम हो ना, तब दिखाई नहीं देता है कि हमारा क्या ठीक नहीं था। ये साइड होकर के सुनने से तो वास्तव में हम ज़्यादा सटीकता से ये देख पाते हैं कि अगला जो कह रहा है उसमें कितना हिस्सा ठीक है और कितना हिस्सा ठीक नहीं है। ठीक, फिर उसमें जो हिस्सा ठीक है वो हमको दिखता है तो उस पर हम काम कर सकते हैं। जो हिस्सा ठीक नहीं है हमको दिखता है, ठीक है, तो अगर आप हमारा स्थिति दिखेगा आपका ध्यानाकर्षण का तो करा देंगे। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर आते हैं, उससे चलेंगे तो अभी एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ सुनने भर को फोकस करना चाह रहे हैं, कैसे सुने कि हम सहज रह सकें। तो भैया वो दिखता है, जैसे ही अनप्लीजेंट कोई बात आने लगती है ना सामने वाले से, एक स्पाइक सडन उठती है ना। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उस समय आपको अपने में क्या थॉट चलाना है, ताकि आप अपने आप को, आप जो कह रहे हैं वो तो समझ आ रहा है कि साइड में रख करके सुनेंगे तो ही आप सही तरीके से सुन पाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो उस समय विचारों में पहला काम यही करना है। मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। हाँ, वही मैं जानना चाहती कि मतलब विचार में आपको ये चलाना है ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। एग्जैक्टली, हम प्रभावित ना हो सामने वाले। जी। और क्या कर सकते हैं वो अगला लाइन बताऊंगा। दीदी कुछ कह रही हैं उसको सुन लें। मैं जब आपको सुन रही थी इस पूरी स्लाइड को, तो मैं बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास कर रही थी, और सुनते सुनते मुझे लगा जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि वैसा मैं किसी के साथ करती हूँ। फिर मुझे लगा यार बहुत काम हो रहा है शिविर में, तो मतलब इतना सारा करने का हो गया मटीरियल, तो मैं असहज होने लगी कि ये तो मैं नहीं करती हूँ नहीं। फिर मेरा ध्यान गया कि आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, तो मैं इससे खुद को अलग कैसे करूँ। तो मैंने सोचा मैं दृष्टा हूँ और ये संस्कार से नीचे की चीज़ है और मैं तो ठीक हूँ, पर ये सब वहाँ चल रहा है तो भाई ठीक कर लिया जाएगा उसको। तो अभी मैंने, क्योंकि वो खुद को आराम में आना ज़रूरी था आपको सुनने की। सही बात है, किसी भी विधि से अपने को साइड रख के सुनना ज़रूरी है, तो हम ज़्यादा ठीक से देख पाते हैं। अपने को हम अटैच कर लेते हैं ना, वहाँ पर देखना हिल जाता है। अगली बात मैं यही लिखे हुए हूँ कि अगला किसी भी प्रकार का गुस्सा, विरोध, चीख, चिल्लाहट, ये सबसे एक्सप्रेस करता है ना अपने को, तो आप अपने में पलट के देखिए कि आप जब, एक मिनट, आप जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बेसिकली आपकी कोई नीड नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी वो नीड पूरी हो जाए। सारे गुस्सा का, चीखने का, चिल्लाहट का, ठीक, विरोध का, झगड़े का कुल मतलब तो इतना ही है कि मेरी कोई ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी हो जाए, इसलिए तो करते हैं जी।
और जितना अधिक वो आवश्यकता है उतना जोर से झगड़ा करते हैं, उतना जोर से बोलते हैं। दूसरे के लिए इस बात को जब देखेंगे तो पलट के सुनते समय अगला जितना जोर से बोल रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, हम बहुत आसानी से सुन पाते हैं कि बेसिकली वो किसी नीड के लिए, किसी आवश्यकता के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है, कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। उसको ये रिक्वेस्ट करने नहीं आता है ठीक से। जैसे हमारा भी जब दिमाग ख़राब हो जाता है, जिसको सामान्य हिंदी में कहते हैं दिमाग ख़राब हो जाना, ठीक है, तो फिर हम जो करने लगते हैं वो सब जानते हैं। तो वो स्थिति में हमको ये दिखाई देता रहता है कि बेसिकली आपका मूल उद्देश्य हमारे ऊपर गुस्सा करना नहीं है, आपका मूल उद्देश्य चीखना नहीं है, आपका मूल उद्देश्य चिल्लाना नहीं है, आपका मूल उद्देश्य हमको नालायक बताना नहीं है, आपका मूल उद्देश्य तो एक कप ठीक से चाय पीना है। ठीक, आपका मूल उद्देश्य ये सारा नहीं है। आपका मूल उद्देश्य तो ये है कि आपको समय से अपना टिफ़िन टेबल पे मिल जाए। आपका उद्देश्य तो ये है कि सप्ताह में एक दिन आपको मूवी देखने जाना है। आपका उद्देश्य तो ये है कि आपको एक आइसक्रीम खाने को मिल जाए। आपका उद्देश्य तो ये है कि घर के खर्चे के लिए इतने पैसे मिल जाए। आपका उद्देश्य तो ये है कि एक नई बाइक मिल जाए। ठीक है, आपका उद्देश्य चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, हमको बेकार बताना नहीं है, हमको नालायक सिद्ध करना नहीं है। बेसिकली आपको अपना रिक्वेस्ट ठीक से करने नहीं आता है। ठीक, और जितना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं आप, हमको दिखाई देता है कि उतना ज़्यादा आप प्लीज़ प्लीज़ हमको कह रहे हैं कि ये कर ही दो हमारे लिए, नहीं तो हम मर ही जाएंगे। है तो सच्चाई ही ऐसी ही ना कि गलत है। मैं कोई कल्पना आरोपित करने नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप देखना भर शुरू करिए कि ये सारे चीखने का, चिल्लाने का, विरोध का, गुस्से का क्या मतलब है। कि मेरी कोई आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। तो जब हम सुन रहे हैं तो ये व्यर्थ की सारी चीज़ों को फिल्टर करके वो जो मूल चीज़ है उसको पकड़ के सुन पाए, तब तो हम सुन पाए जी। नहीं तो हम उलझ गए वो साइड की चीज़ों में, वो डब्बे में उलझ गए, बीच में सामान जो रखा था वो तो कब के गया। ये तो आगे का मुद्दा है, पर कम से कम अगर हम अलग करके सुनेंगे तो उसका गुस्सा में, उसका विरोध में, विरोध पूर्वक कह दी गई बात में, आदमी जो गुस्से में आता है तो कहता है तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। ठीक, ये भाषा को सुनते हुए हमको ये दिखाई देता है कि वो ये नहीं कहना चाहता कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, वो ये कहना चाह रहा है कि तुमको शाम को दूध लाना था, तुम भूल गए, तुम क्या ला के दे सकते हो। हम क्या करते हैं, हम जब इस भाषा में उलझ जाते हैं ना कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, कहते हैं अच्छा देखते हैं अभी तुम्हारा शाम का खाना कहाँ से आ जाता है। ये सॉरी, भैया वो जजमेंट आ जाता है ना कि तुमने किया ही क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर इंसिडेंस की बात नहीं कर रही, अब वो जनरलाइज कर दिया कि तुमने किया ही क्या है आज तक। वही कह रहा हूँ, हमको अगर सुनने की कला ठीक आ जाए ना तो हमको दिखाई देता है कि आवेश में जब हम भी बोल रहे होते हैं ना तो हम भी ऐसे ही करते हैं, पर वो मूल बात नहीं है। मूल बात तो ये है कि अभी उसका ये एक काम पूरा नहीं हुआ है, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है। उसका मूल कहने का ये बात ही नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। उसका तो कहने का बात ये है कि तुमको इस समय ये टेबल कुर्सी अरेंज करना था, तुम नहीं किए। इतना ही बात है ना जी। तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि जो चूक वो बोलते समय कर रहा है, हम सुनते समय तो कम से कम फिल्टर लगा लें। ये देख रहे हैं इसमें एक नॉइज़ का फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है भाई, बोलते हुए जो एक्स्ट्रा साउंड आ जा रहा है ना वो फिल्टर लगा हुआ है, छान के सुनता है। हमारे इंस्ट्रूमेंट तो होशियार हो गए हैं, हम नहीं हो पा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट होशियार हो गए हैं, सब नॉइज़ फिल्टर करके सुनते हैं। ठीक, वही तो कह रहा हूँ, हम दूसरों को सुधारने में बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे।
तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि सुनने का जो आर्ट है हमारा ना, ठीक है, वो ऐसा हो सके कि हम कचरे को छान करके सुन सकें। तो ये जो चीखना चिल्लाना है, ये जो व्यर्थ की बातों को 20 बात कहना है ना, तुम ध्यान नहीं रखते हो, तुम नालायक हो, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम तो बाकी सब के लिए करते हो, हम ही तुम्हारी लिस्ट में नीचे आ गए, ABC XYZ, या जो आपका बॉस कह रहा होता है कि तुम एक काम टाइम से नहीं करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं ठीक हो सकता। ये सारी बातों का इतना ही मतलब है कि ये फाइल आज क्लियर होनी थी जो तुमने नहीं की, ठीक है। वो इतना ही कहना चाह रहा है कि ये फाइल मेरी क्लियर होनी है, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं? लेकिन भैया ये बात तो बहुत क्लियर आपने कही, सामने वाला तो इतनी क्लियर डिमांड आपसे कर नहीं रहा है ना, वो तो सब सारी चीजें जोड़ दे रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, एक सेकेंड, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा आदमी का अध्ययन करना शुरू करते ना, तो जो बात सामने वाले को अपने बारे में नहीं पता है वो आपको पता होती है, वो आपको पता होती है। वो तो आग लगा लिया है अपने में, क्योंकि वो जानता नहीं है कि पानी कैसे डाला जाए। हमको पता चलता है आग कहाँ लगी हुई है, तो हम पानी डाल सकते हैं देर सवेर बोलने की कला में। हाँ, और ये सारा समाधान तो तभी निकलेगा जब आप प्रभावित नहीं होते हो। उसी का उपाय बता रहा हूँ कि अगर आपको गुस्सा एक रिक्वेस्ट के रूप में सुनाई देने लगेगा ना, तो आप अप्रभावित रहेंगे। वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये गुस्सा आपको एक रिक्वेस्ट के रूप में सुनाई देने लगे ना, तो आप अप्रभावित रहोगे। गुस्से के समय आप अपने को साइड रख के सुनोगे तो आप अप्रभावित रह पाओगे। सुनने की कला ठीक नहीं होगी तो अप्रभावित रहना संभव ही नहीं है। माइक। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग अगर प्रभावित नहीं होते तो वो सामने वाला ज़्यादा गुस्सा होता है, तुमको क्यों कुछ होता नहीं। देखिए, हमको तो कोई ऐसा कहे ना, तो हम तो बड़े प्रेम से पूछेंगे, बताओ क्या कर दे। के साथ तो समाधान हो सकता है जी, तो प्रॉब्लम है फैमिली में नहीं हो सकता। वही कल हम बाहर इसी पर बात कर रहे थे परसों, कि मेरे हिसाब से जीने के लिए सही प्रमाण तो परिवार में ही जीने का है, ठीक है। और बाहर जो लगता है कि हो सकता है ना, वो तभी तक हो सकता है जब तक हम दूर दूर खड़े हैं। जिस दिन उनके साथ भी उस तरह से जीना शुरू करेंगे जिस तरह से परिवार वालों के साथ जी रहे हैं ना, मैं दावे से कह सकता हूँ ज़्यादा समस्या होगी, ठीक है, ज़्यादा समस्या होगी। तो कठिन तो लगता है अभी, क्योंकि हमारे जीने का डिज़ाइन अलग हो गया है। लेकिन मैं तो एकदम सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर हमको कोई उस तरह से कहे ना कि तुमको कुछ असर क्यों नहीं पड़ता है, तो हम तो बड़े प्रेम से पूछेंगे कि बताओ चीखें तो अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। सॉरी, और क्या जी। डिवोर्स भी हो जाए, अगर बेटे हो तो इसके साथ क्या करेंगे। सही बात है, वही है। देखिए, अभी हम पिछले 2 दिन से इसीलिए वो बैकग्राउंड बना रहे हैं कि उतने बैकग्राउंड के साथ इन सब सिचुएशंस पर भी बात हो सकती है कि नहीं, हम भी ये देखना ही चाहते हैं। और क्या। हम कल वंदन से यही बात कर रहे थे कि ये सबके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस होने चाहिए जी, ठीक है। और देखना चाहिए करके होता है कि नहीं होता है, देखना चाहिए। मैं तो एकदम खुला हूँ इस बात पर कि होना चाहिए इस पर। एक सेकेंड। उसी तरह से एक बात और नीचे लिखी हुई है कि सामने वाले के किसी भी नकारात्मक भाव, गुस्सा, विरोध, चीख, चिल्लाहट, ये सब को देखते हुए, और इसमें से एक चीज़ भी आप अप्लाई कर लेंगे ना, मैं आगे बताने के पहले कह दूँ, ये सब अप्लाई करने का भी ज़रूरत नहीं है। कोई एक ही पकड़ के आप कर लीजिए ना, देखिए काम कर जाएगा आपके लिए। तो आखिरी बात ये कह रहे हैं कि सामने वाले के किसी भी नकारात्मक भाव, गुस्सा, विरोध, चीख, चिल्लाहट, ये सब को देख करके हमको पहली चीज़ ये दिखने की ज़रूरत है कि उसने अपने अंदर आग लगा लिया है, दुख में है, पीड़ा में है, गड्ढे में गिर गया है, अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया है। इस दृष्टि से आप देखेंगे ना, तो वो इन्फेक्शन हम तक नहीं पहुंचेगा। हमको दिखता है कि आपका एक्सीडेंट है,
तो हम ब्रेक मारेंगे ही। कुछ भी और करें, जाके धक्का तो नहीं मारेंगे आपको। तो देखने के नज़रिए में, सुनने के नज़रिए में बदलाव करने से हमारी स्थिति सहजता की बन पाती है। हम उन तरीकों पर ही बात कर रहे हैं कि सुनते समय हम सहज कैसे रह सकें कठिन परिस्थितियों में भी। वो सहजता रहेगी तब क्रिएटिव ढंग से हम कुछ रिस्पॉन्स कर पाएंगे जी। हम ही जल जाते हैं उससे, फिर तो जो हमारे मुंह से निकलेगा वो आपको जलाने वाला ही निकलेगा जी, है ना। पर हो तो हम ही में रहा है। हम तो कह रहे हो फास्ट हो रहा है, ये तो जब घटना शुरू होती है तब होता है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मानव मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। इसको तो हम पहले से देखने का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए तो घटना का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभ्यास अभी से करना शुरू कर देंगे ना, तो उस समय भी होश बना रहेगा। सॉरी भैया, आपने ये तो बहुत सहजता से बोल दिया। मेरे पिछले काफ़ी, एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो कम्युनिकेशंस का 1 साल का मैंने कोर्स किया है, और फिर भी आज मैं एकदम स्वीकार कर देता हूँ कि मैं अपने को साइड में रख के नहीं सुन पाता हूँ, वो आ ही जाता है। तो उसके लिए आप कोई और दूसरा तरीका बताइए। नीचे वाला लीजिए ना। इसमें जो आवश्यकता की जो भैया ने बात किया ना, तो कुछ आवश्यकता ऐसी होती है कि वो पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सामने वाला मनमानी करता है कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, और वो मनमानी भी इतनी, वो आवाज भी इतना जोर से होता है ना कि वो फिर नहीं पॉसिबल रहता है। उस टाइम तो सुनना ही बंद हो जाता है एक्चुअल में। ठीक कह रहे हैं आप, कर भी नहीं सकते, ऐसी डिमांड करता है। ठीक कह रहे हैं। देखिए क्या है कि वैसे सिचुएशंस में हम क्या करें उस पर हम आएंगे, ना कैसे बोलें उस पर भी हम आएंगे। मैं अभी आपको बताऊं कि मैंने एक IIM का कोर्स किया था जी, 3 दिन का 2.25 लाख रुपया जी, और उसमें ना कैसे बोला जाए ना, उसके 20 वेज है कि इस प्रकार से आप ना बोल सकते, लेकिन वो जब सिचुएशंस होती है ना, वो सब उड़न छू हो जाता है। ठीक कह रहे हैं एकदम। हम 2 बात कहेंगे, एक आज थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल हम आपके साथ लाइव डेमो कर लेंगे जी। ये होश रखना महत्वपूर्ण है। देखिए अब क्या हो रहा है अभी कि आपसे जो कई सारी चूक हो रही है ना, वो इसलिए नहीं हो रही है कि टेक्निक अपने आप में कम है, वो इसलिए हो रही है 2 कारण से। एक, जो फंडामेंटल सच्चाई पर आपको शुरू से ध्यान रख के अपना भाव ठीक रखना था, उसको छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, वही एकदम ठीक कह रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र वहाँ नहीं याद आएगा अगर हम उसको अभी बैठे हुए की जगह से अभ्यास करना नहीं शुरू करेंगे। तो ये सामान्य सहज परिस्थिति में भी जब आप श्याम को सुन रहे हैं, सुनते हुए इस बात पर अभी से ध्यान देने बनाए रखने का कोशिश करिए कि मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है। ये अभ्यास को इस समय जितना करेंगे ना, उतना उस समय होगा। वो मैं उस दिन भी बाहर किसी को कह रहा था कि भारतीय शास्त्रों में ये मान्यता है कि मरते समय अगर परमात्मा का नाम ले लो तो मुक्ति हो जाएगी। ठीक, वो बात सही है, मुक्ति तो हो जाएगी मरते समय परमात्मा का नाम ले लो तो, लेकिन ज़िंदगी भर किए हो गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा, मरते समय परमात्मा याद कहाँ से आएगा जी। ऐसे ही होता है जी। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि किसी के 4 बेटे थे, तो वो जब मरने लगा तो उसने कहा पहला बेटा कहाँ है, तो इधर, दूसरा कहाँ है, इधर। ठीक है, लोगों को लगा है मरने में ख़त्म होने पे अपने 4 बेटे को ढूंढ रहा है, तीसरा कहाँ है, इधर। कहा चौथा कहाँ है, तो ये भी इधर बैठा हुआ है। कहा नालायक तुम 4 यहाँ हो तो दुकान कौन चला रहा है। तो पूरे समय जो हम करेंगे ना जी, वही वहाँ निकलेगा।
तो 2 चूक होती है उन सब चीज़ों में आप पूछेंगे तो। एक, फंडामेंटल सच्चाई पर ध्यान रख के भाव को ठीक रखने वाला फेज गायब है। दूसरा, ये सजगता के अभ्यास को हम गहराई और गंभीरता से नहीं करते हैं, इसलिए वो सजग रहने का अभ्यास ही नहीं है हमारा। हमारा अभ्यास बेहोशी में जीने का है। फर्क इतना है कि अनुकूल परिस्थिति में बेहोशी है ना, तो जो निकल रहा है वो ठीक ही निकल रहा है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो बेहोशी होती है वो झगड़े का कारण बन जाती है। पर बेहोशी तो दोनों जगह बनी हुई है, अनुकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी। अनुकूल परिस्थिति में होश का अभ्यास करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति में होश रह सकता है। दिन भर के जीने में होश का अभ्यास करेंगे तो मरते समय उस बात का होश रह सकता है। अनुकूल परिस्थितियों को हम बेहोशी में पूरा गुजार लेते हैं, पता नहीं चलता है हमको, क्योंकि अनुकूलता में चल रहा है तो वही सुसंस्कार एक्टिव हो रहे हैं, खराब वाले को एक्टिव होने का अवसर नहीं मिल रहा है। उस सहजता को, सजगता को जितना अनुकूल परिस्थिति में होश पूर्वक साधने का काम करेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो उतना दिखाई देगा, उतना काम आएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है, ये जिन लोगों ने भी काम किया है उन सब का एक्सपीरियंस कहते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता कि होता नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों कम होती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन एक सेकेंड, अगर ये समझ में आता हो कि ये होता है तो फिर उस प्रैक्टिस को कैसे और बढ़ा सकते हैं, उसमें अपना ऊर्जा का नियोजन करना चाहिए ना। हम हर बार अब थोड़ा बीच बीच में रोकने लगे हैं प्रश्न पे निर्णय पूर्वक कि आप अन्यथा नहीं लेंगे, और जो मुद्दा है उसको मैं ठीक से पकड़ा दूं वहीं पर आगे बात चलने के बदले। तो मैं मानता हूं कि प्रश्न को बीच में रोकने को आप अन्यथा नहीं लेंगे। कई बार बड़ी घटनाएं होती है, उसमें चोट हो ही जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। अभी तो शुरू किए हैं धीरे धीरे, देखते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस करके थोड़ा बोलने की कला पे भी कुछ बात और कर देते हैं, थोड़ा कैसे उसको सुनने को और शार्पन कर सकते हैं उस पर भी थोड़ी बात कर देते। बट प्रैक्टिस करना तो शुरू करिए अभी से। जब आप किसी से बात करते हैं ना तो उसको ऐसे सुनने का कोशिश करिए कि वो किसी और के बारे में कह रहा है। जब आप बाहर निकलें और अगला कहे कि खाना बहुत अच्छा बनाए हो, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तुम्हारा, तो उसको ऐसे सुनिए जैसे किसी थर्ड पर्सन के संदर्भ में कोई बात हो रही है और अगला अपनी एक मान्यता को या समझ को व्यक्त कर रहा है। इस सुनने के अभ्यास को इस क्षण से शुरू करेंगे तो वहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं करेंगे और वहाँ हो जाएगा, ये संभव नहीं है जी, ये संभव नहीं है। बढ़िया, समय काफ़ी हो गया है। इतनी गहरी लेवल की सजगता और होश चाहिए ना, बहुत ही हर क्षण चाहिए ना, क्योंकि किसी भी समय वो एक्सीडेंट वाला तो है ना। देखिए, मैं तो अपने लिए ये सब प्रयोग को करके देखा हूँ। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर होश को ठीक रखा जाए और इस मूलभूत सच्चाई को ध्यान रखा जाए, ठीक है, उतना ही है जी, उतना ही है भैया। साल भर बस ये एक ही पॉइंट पकड़ के काम करना आवश्यकता से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। सच्चाई होगी तो सत्यनारायण आएगा। बिल्कुल। तो देखिए, मैं फिर से याद दिला दूं, होश साधने का काम, अभ्यास के काम को इस क्षण से सजगता से किया जाए, और इसमें से किसी टेक्निक को भी यूज़ करना चाह रहे हैं जो अपने लिए सबसे ठीक बैठता हो, उस एक को स्मृति में धारण करके अभी से सुनने का अभ्यास किया जाए। जितना सजगता अपने में बढ़ाएंगे उतना ये चीज़ें हो पाएगी। जितना सजगता के प्रति बेहोशी बना के रखेंगे उतना ये मुश्किल है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे रोक लेता हूँ।